तैयार हो जाइए बाजार के आखिरी 1.5 घंटे के एक्शन के लिए। जबरदस्त उतार चढ़ाव के बीच बाजार में मजबूती के साथ कारोबार। आखिरी 1.5 घंटे में मजबूती बरकरार रखेंगे, बढ़ाएंगे या फिर फिसलेंगे, और क्या करें कल की तैयारी, लेंगे इसका जवाब फाइनल ट्रेड में। आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। सर, वैसे तो बॉटम के 1 साल की एनिवर्सरी है, थैंकफुली उतना उतार चढ़ाव नहीं है जितना 1 साल पहले बाजार में देखते थे, पर आने वाले 1.5 घंटे के लिए बताएं ट्रिगर्स किस तरह के दिखे। दीप ट्रिगर्स देखिए, अगर बाजार में देखें तो उतार चढ़ाव के बीच कारोबार होता दिख रहा है और दोनों ही तरफ मजबूती के साथ कारोबार इस बाजार में आपको नजर आएगा। अगर आप देखेंगे तो मजबूत शुरुआत, उसके बाद फिसले, उसके बाद वापस से रिकवरी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, और फिर तेज गिरावट और फिर उछाल। मतलब आज तो देखिए जिस तरह से आप देखना चाहें बाजार को वैसे देखिए, और दोनों ही तरफ बराबर मजबूती के साथ कारोबार होते हुए दिख रहे हैं। ऊपर की तरफ 14,850 के आसपास पहुंचे, नीचे 14,700 का आज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर जो था वो हमने उसे होल्ड भी किया। निफ्टी बैंक में भी कमोबेश वैसे ही माहौल है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आप 34,300 के आसपास पहुंचे हैं ऊपर, और नीचे 34,600 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो दोनों ही इंडेक्स स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से घूमे भी हैं और ऊपर के अहम लेवल्स के आसपास प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई दिखी। तो एग्जैक्टली वैसा ही ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। बैंक, ऑटो, आईटी, ये तीन मजबूत है आज के सेशन में, लेकिन मेटल शेयरों पर दबाव है। 0.5% नीचे मेटल है। डाउ फ्यूचर साथ नहीं दे रहे हैं, आज फिर से कमजोरी का रुझान दिखा रहे हैं और धीमे धीमे वहां पर कमजोरी बढ़ती हुई दिख रही है। अब 110 अंक कमजोर है और यूरोप 1% नीचे। तो ग्लोबल मार्केट से वो सपोर्ट नहीं है जो आपको चाहिए। बिल्कुल सर, ग्लोबल मार्केट से आज उतना सपोर्ट नहीं आते हुए दिख रहा है। पर वही समझना चाहूँगा सर कि लगातार तीसरे दिन 14,700 750 के करीब निफ्टी है, 14,800 के करीब आज मोस्ट ऑफ द डे ट्रेड करा है। तो उतार चढ़ाव में निफ्टी वो स्ट्रेंथ एटलीस्ट जरूर दिखा रहा है, और बैंक निफ्टी भी अब वो वर्डिक्ट के बाद एटलीस्ट थोड़ी स्ट्रेंथ तो दिखाते हुए दिख रहा है। कैसे रीड करें इसको सर? दीप, मेरे ख्याल से आप जैसे देखना चाहें, हाफ ग्लास एम्प्टी, हाफ ग्लास फुल। लेकिन अगर आप शुक्रवार से लेकर अब तक देखें तो दो चीज बेहद साफ है। पहली, बाजार वॉलेटाइल, उतार चढ़ाव के बीच दोनों तरफ ट्रेड कर रहे हैं। दूसरी, हर लेवल से खरीदारी आ रही है। तो धीमे धीमे आप ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज फिर से आपने वो हाई बनाया जो आपने कल से ऊपर का बनाया है, 14,867 के आसपास का। बैंक निफ्टी में भी आप 34,300 तक पहुंचे। तो मेरे ख्याल से बाय ऑन डिप्स के मार्केट के साथ रहना ज्यादा ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुक ना करें, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स आपको उतना साथ नहीं दे रहे। एफआईज के आंकड़े उतने दमदार नहीं है, कोरोना की चिंता अभी भी है, लेकिन इन सब के बावजूद स्क्रीन मजबूत है और आपकी मंथली एक्सपायरी के पहले थोड़ी खरीदारी है। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि पार्टिसिपेशन कम है। और पार्टिसिपेशन कम क्यों है? वो इसलिए कि मार्च का महीना है, नए ट्रेड करने का मूड ब्रोकर्स का, HNI ट्रेडर्स का, आप जो नाम देना चाहें उनका, कम नहीं बना है, कम है। कि भाई साल के अंत में आप सब संभालने पे ज्यादा फोकस करते हैं बजाय कुछ नया करने के। करेक्ट। तो वो वाला मूड ज्यादा है, इसलिए आप आराम से मतलब ट्रेड कम होते हुए दिख रहे हैं और शांति से ट्रेड होते दिख रहे हैं। लेकिन ओवरऑल ठीक है, कहीं कोई समस्या, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। क्लियर है सर। तो ये है बाजार का मूड, माहौल और सेटअप इस समय। थोड़ी देर में जानेंगे अनिल सर से कि क्या स्ट्रैटेजी बन रही है बाजार में और कौन से स्टॉक्स पर भी एक्शन है, ये बताने के लिए हमारे एक्सपर्ट जुड़ेंगे। पर उससे पहले वरुण और मानसी हमारे साथ तैयार हैं बताने के लिए बाजार के कुछ अहम ट्रिगर्स और साथ ही खबरों वाले शेयर्स। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से हैं अहम इवेंट्स? गुड आफ्टरनून दीपांशु। कल्याण ज्वेलर्स के आईपीओ का शेयर अलॉटमेंट आज होने जा रहा है। रोजारी बायोटेक पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक कर रहे हैं। वहीं आईएफएल फाइनेंस का एनसीडी आज क्लोजिंग के साथ बंद हो जाएगा। 1,000 करोड़ जुटाने की योजना है। और साथ ही 3 बजे प्रकाश जावड़ेकर जी प्रेस ब्रीफिंग, कैबिनेट ब्रीफिंग करते हुए दिखेंगे, तो इस पर भी नजर रहेगी। कल के ट्रिगर्स, अनुपम रसायन की लिस्टिंग होगी और साथ ही जब इशू क्लोज हुआ था 45.2 गुना ये भरकर बंद हुआ था। प्राइस बैंड 553 से 555 रही। नजारा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ का शेयर अलॉटमेंट होगा। बारबेक्यू नेशन का आईपीओ 24 से 26 यानी कल से लेकर 26 मार्च तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड इनकी 498 से 500 रुपए प्रति शेयर तय की गई है। साथ ही एफएल इंडिया की ईजीएम पर फोकस रहेगा। फंड जुटाने पर शेयर धारकों की मंजूरी को पर फैसला इस ईजीएम में लिया जा सकता है। ग्रासिम भी कर्ज के जरिए फंड जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक करेगा। और साथ ही प्रभात डेयरी डीलिस्टिंग शुरू होगी। फ्लोर प्राइस 63.77 पर शेयर तय किया गया है। गुरुवार के अहम ट्रिगर्स, देश में लॉकडाउन का 1 साल पूरा हो जाएगा गुरुवार के दिन यानी कि 25 मार्च के दिन। वहीं मार्च वायदा सीरीज की एक्सपायरी भी इस दिन होगी। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन की लिस्टिंग होने की संभावना, लक्ष्मी ऑर्गेनिक की भी लिस्टिंग यहां पर होती हुई दिख
सकती है और बीपीसीएल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ईजीएम होगी। साथ ही दूसरे अंतरिम डिविडेंड की एक्स डेट भी 25 मार्च होगी। एसबीआई लाइफ अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक है और 6 अप्रैल रिकॉर्ड डेट, अगर डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो अब 6 अप्रैल रिकॉर्ड डेट तय की जाएगी। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस दूसरे अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक है, रिकॉर्ड डेट 31 मार्च। वहीं एडलवाइज अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक करेंगे। तो डिविडेंड्स को लेकर काफी सारी बोर्ड मीट्स हैं 25 मार्च के दिन। ओके, तो ये है आपके लिए ढेर सारे ट्रिगर्स जिन पर रखनी है आपको नजर, रखनी है उस कॉल पर नजर जो वागले साहब की तरफ से आ रही है, बिगुल वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, एक कैश का स्टॉक है जो मेरे रडार पर एक्चुअली सुबह जाते जाते आया था, तभी 106 107 था, अभी 109 है। स्टॉक है एलेम्बिक लिमिटेड, एक क्लियर कट ब्रेकआउट है। 109 के करंट भाव पे बाय करे, 105 के नीचे जाएगा तो काट ले, तो आपकी रिस्क बनेगी लगभग 4.5 रुपया। मेरा 125 से 130 का 2 से 3 दिनों का टारगेट है, एक आध दिन इधर उधर हो सकता है। 125 से 130 तक के टारगेट के लिए एलेम्बिक में करें खरीदारी, ये है राय आपके लिए वागले साहब की तरफ से। तो कैश मार्केट का स्टॉक आया है वागले साहब के रडार पर और यहां पर खरीदारी करने की राय आती हुई दिख रही है क्लोजिंग वाले शो में। आइए खबरों वाले शेयर जान ले। इस वक्त वरुण हमारे साथ है। वरुण बताइए, कुछ है कि सुस्ती वाला मार्केट है? बहुत सारी खबरें, बहुत सारी है खबरें आई है। बताइए। वो लोन मॉनिटरिंग की जो खबर आई ना, उसके पीछे सब दब गई इसके लिए। तो वो सबसे बड़ी खबर थी कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा है कि जो ब्याज पे ब्याज है वो आप नहीं ले सकते हैं। हालांकि जो ब्याज पे माफी है वो पूरी तरह से संभव नहीं है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के कुछ स्टेटमेंट थे जिसके बाद आपने बैंक निफ्टी में काफी हलचल भी देखी। इसके अलावा अडानी पोर्ट के लिए खबर आई कि गंगाराम पोर्ट में 58.1% हिस्सा, गंगावरम, सॉरी गंगावरम नहीं ये कॉमन मिस्टेक है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है इसमें। ओके, वो सब गंगावरम को गंगाराम स्लिप ऑफ टंग भी नहीं है तो देखने में स्लिप हो गया। गंगावरम, सॉरी, गंगावरम पोर्ट में 58.1% हिस्सा जो है ये 3,600 करोड़ रुपए में खरीदेगी। ग्लेनमार्क फार्मा सीने की दर्द की दवा के लिए यूएस एफडीए से इस कंपनी को मंजूरी मिली है। भारतीय एयरटेल के लिए खबर आई कि हिलेस टावर में के साथ इन्होंने करार किया है। एयरटेल अफ्रीका के टावर कारोबार को बेचने के लिए करार किया गया है। एलटी फूड एलाना ग्रुप ने इस कंपनी में 1% हिस्सा खरीदा है। 20 करोड़ में यह हिस्सा खरीदा गया है। एचजी इंफ्रा महाराष्ट्र में 258 करोड़ का एक प्रोजेक्ट था, वो इस कंपनी ने समय पर पूरा कर लिया है। टेलीकॉम स्टॉक्स के लिए यहाँ एक खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर रिकैलकुलेशन का जो मामला था उसमें टेलीकॉम कंपनियों की याचिका जो है उसको खारिज कर दिया है। अल्केम लैब्स टाटा मेमोरियल के साथ इन्होंने रेडियोथेरेपी के लिए करार किया है। टीसीएस एक कंपनी के साथ डिजिटल सर्विस के लिए इसने करार किया है। इंसेक्टिसाइड इंडिया 30 मार्च को इस कंपनी की बोर्ड बैठक है जहां पे बायबैक पे विचार किया जाएगा। बजाज हेल्थ केयर तारापुर यूनिट बंद करने के लिए इस कंपनी को नोटिस मिला है। महाराष्ट्र पर्यावरण विभाग ने ये नोटिस भेजा है इस कंपनी को। ट्राइडेन एक कंपनी के साथ इन्होंने होम टेक्सटाइल प्रोडक्ट के लिए करार किया है। एशियन ग्रेनेटो महसाणा प्लांट में जीवीटी टाइल लाइन लगाने की योजना है। साथ ही साथ कर्ज कम करने पे भी इस कंपनी ने अपडेट दिया है कि अगले 1 से 2 सालों में 100 करोड़ के आसपास का कर्ज जो है ये कंपनी कम करने वाली है। सारेगामा इंडिया 20 रुपये प्रति शेयर का इस कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया है और अडानी पावर में 8,13,000 शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं 101 रुपये 60 पैसे के भाव पर। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ खबरों वाले शेयर्स। अदानी पावर एक बार फिर से अदानी ग्रुप स्टॉक्स एज अ होल में एक्शन है खबरों के दम पर भी और अदरवाइज आप देख रहे हैं। आइए कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर बढ़िया एक्शन बनते हुए दिख रहा है, वहीं पर चर्चा करते हैं। कुछ कैश स्टॉक्स में अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, जब से मुंबई में खबर लगी है कि मॉल्स में एंट्री से पहले आपको या तो एंटीजन कराना है या फिर कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लेकर जाना है, हम देख रहे हैं इस स्टॉक पर अच्छा एक्शन बना है और अभी देखिए डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। सुमित जी, मेट्रोपोलिस पर क्या राय बनती है? क्या ये मोमेंटम बरकरार देखते हैं स्टॉक पर? गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए, मेट्रोपोलिस में सडन मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। लास्ट 3 दिनों से स्टॉक हाई मार रहा है और आज एक वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक के अंदर मूव देखने को मिल रहा है। तो 2000 के ऊपर आज की क्लोजिंग मिलने पे स्टॉक के अंदर यहां से मोमेंटम बढ़ेगा और स्टॉक यहां से ऊपर में 2150 से 2200 रुपए तक के लेवल इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। मेट्रोपोलिस में जिन्होंने पोजीशंस बनाई है होल्ड करें। 1970 1975 का स्टॉप लॉस, 2100 2150 तो इमीडिएट टारगेट होंगे। 2200 प्लस के लेवल भी मेट्रोपोलिस में जल्दी देखने को मिलेंगे। 2200 के लेवल्स आपको मेट्रोपोलिस पर आते हुए दिख सकते हैं, प्रोवाइडेड ऑफ कोर्स 2000 के ऊपर आज ये काउंटर क्लोजिंग दे सके तो नजर रखेंगे। बढ़िया एक्शन इस पर आते हुए दिख रहा है।
गॉडफ्रे फिलिप्स, इस पर भी अभी अभी एक स्पाइक आते हुए दिखा है, थोड़ी देर पहले ही इस पर बढ़िया उछाल आया था। कुणाल जी, गॉडफ्रे फिलिप्स अभी अभी स्पाइक आया है, ये कोई ट्रेडिंग का मौका दे रहा है सर? देखिए दीपांशु, आज एक बाउंस नीचे सपोर्ट के लेवल से आता हुआ दिख रहा है और काफ़ी अच्छी बाइंग हो रही है। अगर अभी मैं चार्ट्स देख रहा था, मुझे काफ़ी अच्छा वॉल्यूम एडिशन होता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। तो मुझे लगता है कि देखिए एक पुल बैक ज़रूर बनेगा और ये स्टॉक काफ़ी अरसे से एक रेंज में चल रहा है। तो रेंज का जो ऊपरी छोर है वहाँ तक स्टॉक बड़ी आसानी से जा सकता है और वो लेवल्स 1000 के हैं। तो उस लिहाज से देखें तो मुझे 10-12% की तेजी जरूर इस चार्ट पर नजर आती है। मेरी राय में देखिए फिलहाल वेट एंड वॉच करें। कोई अगर आज बंदी 910 रुपए के ऊपर ये स्टॉक देने में कामयाब हो जाता है तो 1000 के टारगेट से फिर बाय करेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए गॉडफ्रे फिलिप्स पर राय। टोबैको स्टॉक्स पर नजर रखिए, कुछ एक्शन यहाँ पर बनते हुए आपको दिख रहा है। थोड़ी देर में जानेंगे क्या चल रहा है इस स्पेस पर ढेरों और स्टॉक्स हैं जहां पर आज अच्छा एक्शन बना हुआ है। कुछ बैंक स्टॉक्स सुबह से ही बज कर रहे हैं, जरा उन पर भी राय ले हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। बैंक ऑफ बड़ौदा आज बढ़िया मूव आई है इसमें। ऑफ कोर्स जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था तब एक बढ़िया मूव आई थी, उसके बाद काफी सारे बैंक कूल ऑफ हो गए। पर वागले साहब, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना मोमेंटम बनाया हुआ है, 75 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। क्या चल रहा है सर बैंक ऑफ बड़ौदा में, क्या राय बनेगी काउंटर पर? दीपांशु, 78 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो ब्रेक नहीं होगा तो वहां से ये बाउंस बैक है। लेकिन अभी भी मैं मानता हूं ये बाउंस बैक ही है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से 90 तक जाएगा, इतना बुलिश तो है नहीं। 77, 78 यहाँ पर ये अटक सकता है। मेरे लिए ये 80 के ऊपर अगर सस्टेन करता है फिर मैं कहूँगा ये ट्रेंड चेंज हो गया और ये 90 तक जाएगा। तो फिलहाल एक 2-3 रुपए की अपसाइड में देख रहा हूँ, बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ। ओके, यहाँ से और ज़्यादा पॉजिटिव मोमेंटम नहीं है। हालांकि बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, इन दोनों स्टॉक्स पर आज आप सुबह से थोड़ी पॉजिटिविटी बनते हुए दिख रहे हैं। मोमेंटम मेंटेन्ड है, अब आगे और एक्शन दिखाएगा नहीं, ये इंटरेस्टिंग रहेगा। अपोलो हॉस्पिटल्स, ये भी अब वापस 3000 की तरफ मूव करने की तैयारी में दिख रहा है। अच्छा एक्शन आया, अभी अभी थोड़ी खरीदारी के संकेत अपोलो हॉस्पिटल्स पर भी आपको आते हुए दिखे हैं। बर्जर पेंट्स, ये भी सुबह से बज कर रहा है। हैवेल्स पर भी थोड़ा एक्शन बना है। बंसल जी, हैवेल्स 1050 पर कैसा दिखता है सर? अभी अभी जो एक्शन बना है, ये कोई ट्रेड का मौका है? देखिए दीपांशु, एक एक्शन बना है और स्टॉक काफी दिनों से अगर हम देखें तो करेक्शन ले रहा था और आज इस स्टॉक के अंदर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है और थोड़ा सा और ऊपर निकलेगा तो कल के हाइस के ऊपर निकल जाएगा, 1055 के ऊपर निकलेगा तो दिन के पास है। डेफिनेटली यहाँ पर होल्ड की राय है, 1039 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा 1055 के ऊपर। ओके, तो ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के लेवल पर है, 1055 के ऊपर आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। टाइटन में क्या चल रहा है ये बताएं बंसल जी, यहां पर अच्छी मूव आई है, 3% ऊपर इस समय। दीपांशु, टाइटन भी काफी अच्छा लग रहा है चार्ट्स पर और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर प्लस एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 1497 के ऊपर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और जिनके पास है होल्ड करें, करेक्शन पर नई खरीदारी भी करनी चाहिए। 1488 का स्टॉप लॉस बैठता है और यहाँ 1555, 1560 के टारगेट्स टाइटन में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो टाइटन पर रखनी है नजर। इस बीच जो गॉडफ्रे फिलिप्स में एक अपमूव आया था और बाकी टोबैको स्टॉक्स में भी एक्शन बन रहा है। कुछ खबरें आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं। वित्त राज्य मंत्री यानी कि अनुराग ठाकुर साहब, इनका कहना है कि ट्रेड एसोसिएशंस ने अपील करी है कि टोबैको प्रोडक्ट्स पर टैक्सेस नहीं बढ़ाए जाएं। साथ ही उनका यह भी कहना है कि इस समय कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है जीएसटी काउंसिल को कि जीएसटी रेट्स ऑफ टोबैको पर कुछ भी बदलाव किया जाए, यानी कि जो टोबैको के रेट्स हैं उस पर कोई फिलहाल छेड़छाड़ की सोच विचार नहीं किया जा रहा है। ये क्लैरिटी आती हुई दिख रही है और इसलिए हम देख रहे हैं कि टोबैको स्टॉक्स मूवमेंट में आ रहे हैं। गॉडफ्रे फिलिप्स पर और एक स्पाइक आ रहा है। आईटीसी रिकवर होते हुए दिख रहा है। वीएसटी इंडस्ट्रीज हल्का सा रिकवर होते हुए दिख रहा है, हालांकि उस पर एक्शन नहीं है, बट गॉडफ्रे फिलिप्स पर थोड़ा सबसे ज्यादा एक्शन बन रहा है और आईटीसी भी अब वापस पॉजिटिव टेरिटरी में आने की कोशिश कर रहा है। आज थोड़ा ब्रीदर लिया है काउंटर ने। पॉजिटिव खबर है काफी सिगरेट वाली कंपनियों के लिए, जिसमें गॉडफ्रे फिलिप्स, वीएसटी इंडस्ट्रीज और आईटीसी तीनों के लिए, क्योंकि जो सरकार कह रही है वो साफ ये कह रही है कि जीएसटी नहीं बढ़ाने की, क्योंकि हमेशा इनके तलवार यही लटकी रहती है कि जीएसटी बढ़ जाएगा या सिंटैक्स लग जाएगा। तो सरकार ये साफ कह रही कि पहली चीज इनकी ट्रेड एसोसिएशन ये कह रही कि जो भी
टोबैको प्रोडक्ट्स है उस पर किसी तरह का टैक्स ना बढ़ाया जाए, उसकी मांग उन्होंने सुनी है और मांगी। और दूसरी चीज़ ये है, उनका ये कहना है कि इनको जीएसटी के बढ़ाने की भी जो संभावना है उनसे भी वो इनकार कर रहे हैं, तो किसी तरह की जीएसटी इन पर बढ़ेगी इसकी भी संभावना कम है। तो कोई रिकमेंडेशन ऐसी जीएसटी काउंसिल को है ही नहीं जहां पर इनकी जीएसटी रेट बढ़ाया जाए। देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ है, पहली वाली तो ठीक है, ट्रेड एसोसिएशन तो हमेशा मांग करेंगे कि टैक्स मत बढ़ाओ, टैक्स बढ़ाओ, लेकिन दूसरी बात जो वित्त राज्य मंत्री कह रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वित्त राज्य मंत्री क्या कह रहे हैं वो ध्यान से सुनिए। तंबाकू के जो प्रोडक्ट है, टोबैको प्रोडक्ट्स, यानी कि जिसमें सिगरेट वगैरह बीड़ी वगैरह समझ लें, उनमें फिलहाल जीएसटी रेट बढ़ाने या बदलाव का मतलब है कि बढ़ाने, इसको लेकर जीएसटी काउंसिल के सामने किसी तरह की कोई रिक्वेस्ट नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इसका मतलब क्लियर कट है कि नियर फ्यूचर में सिगरेट्स पर किसी तरह का जीएसटी नहीं बढ़ेगा। ये बात वित्त राज्य मंत्री कह रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये एक बड़ी खबर है जिस पर आपको फोकस करना है चाहिए। चोपड़ा साहब हमारे साथ हैं इस वक्त, चोपड़ा साहब से भी इस पर एक राय लिया है, थोड़ी देर में जुड़ेंगे हमारे साथ इस वक्त, लेकिन तब तक आइए हमारे जो मेहमान हैं उनसे बात करते हैं। एक बार बंसल जी जरा आईटीसी के चार्ट्स देखिए और साथ ही गॉडफ्रे फिलिप्स के चार्ट्स देखिए, बताइए खबर अच्छी और पॉजिटिव है इन शेयरों के लिए? बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल खबर जो है एकदम पॉजिटिव है और दोनों के चार्ट्स अगर हम देखें तो पॉजिटिव हैं और आईटीसी का चार्ट तो एक्सट्रीमली पॉजिटिव है। जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर आईटीसी का है, हालांकि आज थोड़ी करेक्शन देखने को मिली है, दोनों में अनिल जी खरीदारी की राय है। और एक चीज अनिल जी अपडेट है कि आईटीसी ने, तो जहां तक मेरी नॉलेज है, सरकार को प्रेजेंटेशन भी दिया हुआ है, अगर आईटीसी टोबैको प्रोडक्ट्स पर जीएसटी बढ़ेगा तो ये कंपनीज भी प्राइस बढ़ाएंगी और मोमेंट सिगरेट के दाम अगर इन कंपनियों के बढ़ेंगे तो जो बाहर की इंपोर्टेड सिगरेट है उनकी स्मगलिंग बढ़ेगी और उसमें जो रेवेन्यू नुकसान है वो सरकार का है। और ये चीज गवर्नमेंट भी अच्छे से समझती है और ये जो इस पे जो क्लैरिटी आई है काफी पॉजिटिव है। बट अनिल जी फ्रेश खरीदारी की राय आईटीसी पे होगी। अभी गॉडफ्रे फिल के लिए रुकेंगे, किसी को अगर टोबैको पे कुछ खरीदना है तो आईटीसी के साथ जाना चाहेंगे। बिल्कुल, और आईटीसी पर तो अनिल जी ने आपको कहा ही है 208 से खरीदारी करके चले। हालांकि इस कहानी से कुछ लेना देना नहीं है, इस डेवलपमेंट से मोर ऑफ डीमर्जर जब भी आएगा और उससे जो वैल्यू अनलॉकिंग होगी उस पर फोकस रहेगा। चलते हैं सुमित जी के पास, एक कॉल तैयार है सुमित जी की तरफ से, बिगुल सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है चार्ट्स पे वो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का। स्टॉक का नाम है एचपीसीएल, जिसका हिंद पेट्रो, जिसका अभी भाव चल रहा है 238 रुपीज 80 पैसा। ये स्टॉक में मेरे को लग रहा है कि अब यहां से मोमेंटम बढ़ने वाला है, स्टॉक में सडन बाइंग देखने को मिल रही है। स्टॉक यहां से कल का परसों का हाई ब्रेक कर चुका है और अब स्टॉक के अंदर यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। 244 रुपए से लेके 248 रुपए तक के टारगेट एचपीसीएल के अंदर देखने को मिल सकते हैं, तो यहां पे सीएमपी पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बढ़िया बैठ रहा है। 234 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें एचपीसीएल में, 244 से 248 के टारगेट्स के लिए 1 से 2 दिनों में ये टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शंस के जरिए भी इसके अंदर ट्रेड लिया जा सकता है, जिसके अंदर 240 वाला कॉल अभी सीएमपी पे खरीदारी करें ₹1.80, नीचे में 70 पैसे का स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 3 रुपए से लेकर 4 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो जिसको ऑप्शन लेना है 240 का ले, जिसको कैश में लेना है अभी खरीदारी करें। 234 का स्टॉप लॉस, 244 248 के टारगेट 1 से 2 दिनों में देखने को मिलने चाहिए। ओके, तो एचपीसीएल यहां पर करके चले खरीदारी। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यहां पर एक्शन आपको बनते हुए दिख सकता है, पर एक्शन है बाजार में भरपूर। और आज हम 1 साल की एनिवर्सरी मना रहे हैं बाजार के बॉटम की, जहां से हमने देखा है कि बाजार में जबरदस्त एक्शन बना है। कैसा रहा है ये पिछले 1 साल का सफर, बॉटम के बाद से बाजार की चाल कैसी रही और कौन से स्टॉक्स पर रहा है हमारा फोकस, आइए जानते हैं वरुण के साथ। वरुण बताइए, जो इवेंट पैक्ट 1 ईयर रहा है बॉटम से अब टॉप तक, किस तरह की चाल रही है बाजार की? डेफिनेटली चाल तो काफ़ी बेहतरीन रही है दीप। देखिए, दुगने तो हम ऑलरेडी हो ही चुके हैं, इनफैक्ट 15,000 के लेवल के ऊपर गए थे। लेकिन अगर 23 मार्च 2020 से 23 मार्च 2021 को अगर आप देखें तो निफ्टी में करीब 94% के आसपास की तेजी देखी गई है। और बैंक निफ्टी ये भी पीछे नहीं है, स्टार्टिंग में चला नहीं था, लेकिन देखिए उसके बाद जब चला है तो करीब 99% के आसपास की रैली बैंक निफ्टी भी दिखा चुका है। और मिड कैप स्मॉल कैप भी पीछे नहीं थे, मिड कैप में 108% की रैली और स्मॉल कैप में करीब 132% के आसपास की रैली देखी गई है। इसके अलावा जिन सेक्टर में सबसे ज़्यादा तेज़ी देखी गई है, देखिए उसमें सबसे आगे मेटल काउंटर्स थे। और जब लिक्विडिटी फ्लो होना शुरू हुई ना, तो इन्होंने कहीं ना कहीं कमोडिटीज़ को सपोर्ट किया। इसके लिए मेटल में 160% की तेज़ी हुई, आईटी
पेंडेमिक का सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को हुआ है तो ये एक सेक्टर को है। 134% की रैली। ऑटो लोगों ने इसको पूरी तरह से राइट ऑफ कर दिया था, सोचा था ये बिल्कुल नहीं चलेगा, लेकिन ऑटो सेक्टर देखिए 121% के आसपास की तेजी इस सेक्टर में हुई है। निफ्टी में टॉप गेनर्स की बात करें तो इसमें भी टाटा मोटर्स ही सबसे आगे आया, सबसे लेट चला लेकिन सबसे ज्यादा चला 360% के आसपास। हिंडाल्को, अडानी पोर्ट, ग्रासिम, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे काउंटर से जहां पे तेजी हुई। बैंक निफ्टी में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ये लीडर साबित हुआ 227% के आसपास की रैली के साथ। एसबीआई भी पीछे नहीं था, दुगना ये भी हुआ है। मिड कैप्स में अगर आप देखेंगे तो अडानी ग्रीन 826% के रिटर्न। तो देखिए अडानी ग्रुप के जितने स्टॉक्स थे ना उनमें भरपूर तेजी देखी गई है। इसके अलावा डिक्सन टेक्नोलॉजीज को देखिए 530% के रिटर्न, जो आत्मनिर्भर भारत का फायदा था सबसे ज्यादा इसको मिला। स्मॉल कैप में तानला प्लेटफॉर्म, लगातार हम आपसे बोलते गए कि यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा और रिटर्न सोचिए दीप कितने मिले मानो 2120% के रिटर्न स्टॉक ने दिए हैं। और ऐसे ही काफी सारे और मिड कैप स्टॉक्स हैं जहाँ पे तेजी हुई है। और सिर्फ मार्केट नहीं बल्कि कमोडिटीज में भी देखिए, कच्चा तेल नेगेटिव चला गया था, उसके बाद तेजी आई 140% की रैली। गोल्ड 14%। और कमाया किसने है सबसे ज्यादा फायदा किसको मिला इस पूरे रैली का, तो वो एफआईआई है। करीब करीब 2 लाख करोड़ के आसपास की खरीदारी जो है मार्च 2020 से मार्च 2021 तक एफआईआई कर चुके हैं। डीआईएस ने 1,30,000 करोड़ के आसपास का माल जो है वो बेचा है। एक बात और याद रखिए, बाकी मार्केट्स को हमने पूरे तरह से आउट परफॉर्म किया। जो रोज सुबह उठ के हम डाउ जोन्स या बाकी मार्केट्स देखते हैं, रोज देखते कि उन्होंने लाइफ हाई बनाया, डाउ जोन्स ने 70% की रैली दी है और हम देखिए 94-95% के आसपास की रैली दे चुके हैं। तो एक तो चले भी हैं और सबसे अच्छे चले हैं। तो पिछले 2-3 दिनों की या 2-3 हफ्तों की अंडर परफॉर्मेंस निकाल दें तो भारतीय बाजारों की तो शानदार आउट डेफिनेटली वो डबल से भी ज्यादा है फिर तो आप ये समझ लीजिए। तो जबरदस्त एक्शन रहा है और भरपूर स्टॉक्स हैं जहां पर हमने ये तेजी का माहौल आते हुए देखा है। कई सारे इस साल नए मिड कैप्स डिस्कवर हुए हैं और अदानी ग्रीन जैसे स्टॉक्स तो 2 लाख करोड़ की मार्केट कैप अब एंजॉय कर रहे हैं। तो बाजार में एक्शन भरपूर रहा है पिछले 1 साल का। और आज दोपहर को अनिल जी बता भी रहे थे कि क्या बड़ी सीख रही हैं इस साल की, क्या की लेसन्स और लर्निंग्स हैं इस पूरे बाजार के एक्शन में, जो आप अब अपनी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी में अडॉप्ट कर सकते हैं। 34,000 के पार है बैंक निफ्टी, डेज हाई पर आते हुए इस समय बढ़िया एक्शन बैंक्स पर आपको आते हुए दिख रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, अच्छा उछाल आया, उसके बाद फिर थोड़ा करेक्शन हुआ बैंक्स में, अब फिर से मोमेंटम बैंक्स की तरफ ही आपको शिफ्ट होते हुए दिख रहा है। आईसीआईसीआई बैंक, नितिन जी से राय लेते हैं। नितिन जी गुड आफ्टरनून सर, बताएं आईसीआईसीआई बैंक 1.5% ऊपर इस समय, बैंक निफ्टी की रिकवरी में इसका भी रोल, क्या राय बनती है सर? देखिए आईसीआईसीआई बैंक में 13% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। नॉर्मली मंथली एक्सपायरी के आसपास हम लोग आते हैं तो ओआई एडिशन होता है 1-2 दिन पहले, बट सपोर्ट के आसपास वापस बाउंस हो रहा है विथ ओपन इंटरेस्ट एडिशन, तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये मंथली एक्सपायरी आ रही है नेक्स्ट 2 दिनों में, 2 दिन के बाद, इसमें शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए, क्योंकि आज का डेटा निफ्टी में ऑलरेडी करंट मंथ में शॉर्ट कवरिंग आ रही है, 3% ओपन इंटरेस्ट डाउन है, वेयरएज बैंक निफ्टी में 10% ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज कर रहा है। तो वहाँ पे बाइंग हो रही है बैंक निफ्टी में और निफ्टी में शॉर्ट्स कट रहे हैं, तो वो इंडिकेट कर रही है कि शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए। और कल और परसों 2 दिन एक्सपायरी को बाकी हैं और प्रीवियस 4-5 ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी शॉर्ट्स बने हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग आएगा जिसमें बैंकिंग लीड कर सकता है, क्योंकि आईटी ऑलरेडी स्ट्रांग है। तो उसको देखते हुए आईसीआईसीआई बैंक वापस से 600 के ऊपर जाने के चांसेस हैं और बैंक निफ्टी 34,500-600 की तरफ जा सकता है, निफ्टी 15,000 की तरफ जा सकता है। तो डेटा में काफ़ी इंप्रूवमेंट है और यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आने की उम्मीद लग रही है। बिल्कुल, यहाँ से शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद है और डेटा भी पॉजिटिव बनते हुए दिख रहा है। निफ्टी बैंक में अब 500 अंकों से ज़्यादा की तेजी है, बल्कि 550 अंक ऊपर निफ्टी बैंक दिख रहे हैं। थोड़ी देर में अनिल जी से भी जानेंगे क्या स्ट्रैटेजी बन रही है बाजार पर उससे पहले कुछ और स्टॉक्स पर चर्चा करनी है हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। पीरामल एंटरप्राइजेस पर एक बढ़िया स्पाइक आते हुए दिख रहा है। बिल्कुल कुणाल जी राकेश जी के लिए चलते हैं चार्ट कॉर्नर का बिगुल। बताएं सर। दीपांशु, पीरामल एंटरप्राइजेस पर ही हमारी खरीदारी की राय है और एक ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जब मार्केट गिर रही थी, लीस्ट गिरा है इस स्पेस से, और एक ब्रेकआउट जिस तरीके से बैंकिंग में एनबीएफसी में रैली आई है, यहाँ पर एक बढ़िया वाला अल्फा काइंड का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए बहुत ही जबरदस्त ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। अभी अभी स्टॉक ने अपने 20 डेज मूविंग एवरेज को पार किया है और जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है दीपांशु, यहां पर सीधे 2000 तक के आपको एक मूव आते हुए दिखेगा। तो इन स्तरों पर पीरामल एंटरप्राइजेस पर खरीदारी करके चलने की हमारी राय है।
स्टॉप लॉस रखें 1910 रुपए पर, 1910 का स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 1985 1985, दूसरा टारगेट 2010 2010 का होगा। 2010 1985 दो टारगेट के लिए करें खरीदारी पीरामल एंटरप्राइजेज में। लेकिन स्टॉक्स जो मजबूत हो रहे हैं और जो बैंक मजबूत हो रहे हैं उनमें से एक है बंधन बैंक। 360 के ऊपर तेज दौड़ लगाएगा और उसको पहले से ही भांप कर वागले साहब ने दी थी खरीदारी की राय। वागले साहब अब 365 दिन के हाई पॉइंट पर 366 पर ट्रेड कर रहे हैं। अनिल जी, इनफैक्ट मेरा तो 375 का टारगेट है। आज कितना आएगा ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन मुझे लगता है 372 73 तो आज ही आना चाहिए। 375 का टारगेट को मैं 381 तक ऊपर में रिवाइज करूंगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा मोमेंटम है। और अगर किसी ने 357 पे मॉर्निंग में लिया है, अभी आप स्टॉप लॉस 360 का करेंगे तो ऊपर में यहां से भी एक 12 13 14 रुपया है, तो रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा बनेगा। बिल्कुल, तो रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा बन रहा है। नज़र रखिए बैंक्स फाइनेंशियल्स, ये एक स्पेस है जहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है, डीएसआई पर आते हुए दिख रहे हैं बैंक निफ्टी इस समय। ये चोपड़ा साहब भी जुड़ रहे हैं, उनके पास चलें। उससे पहले सुमित जी के पास एक और कॉल तैयार है एक्शन वाले बाजार में। चलते हैं सुमित जी के पास, सुमित के सुपरहिट के लिए। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक है। स्टॉक का भाव चल रहा है 60 रुपए 40 पैसे, 60 रुपए 50 पैसे, और स्टॉक का नाम है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। इक्विटास बैंक के अंदर अब मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। पिछले 9 से 10 दिनों की गिरावट के बाद इक्विटास बैंक के अंदर अब यहां से एक अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है, जिसमें कल का, परसों का, तरसों का 3 दिन के, इनफैक्ट 4 दिन के हाई ब्रेक हो रहे हैं और स्टॉक के अंदर वॉल्यूम्स के साथ प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। और ये स्टॉक दीपांशु, आपको ध्यान होगा, हम बहुत लोअर लेवल से, यानी 35-36 रुपए के लेवल से कंटिन्यूसली रेकमेंड कर रहे हैं, और जब जब इसके अंदर अपॉर्चुनिटी आती है वापस से बाय के रिकमेंडेशन में आता है। अब ये स्टॉक मेरे को लग रहा है कि अब यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है, जिसमें 65 रुपए का पहला टारगेट होगा, 70 रुपए का ये दूसरा टारगेट होगा। जल्दी ये लेवल्स इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर देखने को मिलेंगे। इसके अंदर नीचे में जो सपोर्ट दिख रहा है चार्ट्स के ऊपर, 56 रुपए 57 रुपए के आसपास का दिख रहा है, तो 56 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। 68 रुपए से 70 रुपए तक के टारगेट जल्दी स्टॉक के अंदर ऊपर में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में खरीदारी करने की राय। 65 से 70 की राय। हमारे सारे जो मेहमान हैं उनको एक साथ दिखाएं जरा एक स्क्रीन पे। नॉलेज टेस्टिंग का फिर से वक्त आ गया है। बहुत टाइम हो गया आप लोगों की नॉलेज को टेस्ट किया हुआ है, जरा एक बार फिर से देखा जाए। हाँ, जरा एक साथ आ जाए सब लोग एक बार सामने विंडो में। हाँ, तो ये जो तेजी का जोश बना है, जिसमें सुमित जी आपको इतने जोश में नजर आ रहे हैं कि अब जो शेयर रडार पे आया है वो है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। 60 रुपए 50 पैसे का भाव चल रहा है। इसने कल, परसों, तरसों तीनों के लेवल को तोड़े, ऐसे कुछ बोले थे सुमित जी। तो ये कल, परसों और उसके बाद जो तीसरा आता है वो क्या आता है, जरा बताइए। कौन बताएगा? तरसों आता है या कुछ और आता है, जरा बताइए। नरसों किसी के पास जाओ। कुणाल जी, आपको भी नहीं पता? अरे जी तरसों होता है वैसे तो। ये तरसों, आप भी इनके साथ फ्लो में, सबको लगा। अरे जी परसों तरसों की चिंता मत करें, जब जीना है बरसों। तो चलिए, कल परसों के बाद नरसों रखे, तरसों नहीं। जो सुमित जी फ्लो में बोल गए, सुमित जी को लगा सबको समझ में तो आई गया, बोल दो, चला दो, चल गया। लेकिन सुमित जी आप वहाँ पकड़ा गए। इसको नरसों कर लिया जाए, तरसों के बजाय। कल और परसों के बाद पहले, उसके पहले नरसों। तो चलिए, 3 दिनों के हाइज को तोड़कर आपका इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक निकला है बाहर। ये है राय सुमित जी की तरफ से आती हुई। चोपड़ा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चोपड़ा साहब, हम आपका इंतजार ही कर रहे थे। अभी जो खबरें आई है, वित्त राज्य मंत्री ने कहा है कि भाई टोबैको पर किसी तरह का कोई जीएसटी बढ़ाने की तैयारी नहीं है और किसी तरह का टैक्स नहीं बढ़ाएंगे। आईटीसी, वीएसटी, गॉडफ्रे फिलिप्स, इन शेयरों पर आपकी राय चाहिए सर। देखिए अनिल जी, मुझे लगता है कि जो टोबैको रिलेटेड कंपनीज हैं, गॉडफ्रे है, वीएसटी है, इनमें तो केवल टोबैको है, मगर आईटीसी को थोड़ा अलग करके देखना चाहिए। और आईटीसी में मैं वैसे भी मुझे लगता है कि डीमर्जर आज नहीं तो कल होना ही होना है। तो आईटीसी बहुत बड़ा कंग्लोमरेट है, बहुत सारे बिजनेसेस हैं, तो निश्चित रूप से आईटीसी का अगर मैं टारगेट दूं, मुझे लगता है कि 300 के पार ये बहुत अच्छी संभावना रखता है कि 300 के पार भी आपको दिखाई दे। थोड़ा सा पेशेंस मांगता है आईटीसी, डिविडेंड भी बहुत अच्छा देता है, और आईटीसी को थोड़ा टोबैको से अलग करके देखना चाहिए। हालांकि टोबैको इसका एक मेन बिजनेस भी है। तो निश्चित रूप से अच्छी खबर है
और ये डर हमेशा लगा रहता है एक्साइज का या किसी और तरीके की टैक्सेशन ना आ जाए सिगरेट्स के ऊपर, टोबैको के ऊपर, क्योंकि वैसे ही बहुत हाईली टैक्स्ड कमोडिटीज़ हैं ये। बट अगेन बहुत अच्छी खबर है इन कंपनीज के लिए। मुझे लगता है कि ये कंसोलिडेट कर तो चुके ही हैं और सब में तेज़ी देखने को मिलेगी। और मुझे गॉडफ्रे फिलिप्स खास करके बहुत अच्छा लगता है अनिल जी, और यहाँ से भी कम भी 150-200 अगर कोई 6 महीने की अवधि तक इसको होल्ड करे तो। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त गॉडफ्रे फिलिप्स पर। यहाँ से भी अच्छी मजबूती के आसार। बढ़ते आगे और वक्त है 2:30 बजे सेठी साहब से मुलाकात करने का। उसके बाद आपके लिए आएगी 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी भी। पहले बिल्कुल सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। स्वागत है सेठी साहब आपका। और कल की पिक तो आपके कमाल करती हुई दिख रही है। दीपक नाइट्राइट गजब का एक्शन आया और आपके सारे टारगेट्स हासिल भी हो चुके हैं, उसके लिए बधाई स्वीकार करें सर। और बताएं अब क्या करना है, प्रॉफिट बुक कर लें वहां पर या अभी भी बने रहें? गुड आफ्टरनून अनिल जी। बिल्कुल, दीपक नाइट्राइट कल 1530 के लेवल पर रिकमेंड करा था, आज सुबह 1600 तक के लेवल इसने टच करे हैं। देखिए बहुत ही वैसे दमदार स्टॉक है, बट ये पिक शॉर्ट टर्म होती है तो टारगेट छोटे होते हैं, वो तो मीटअप हो गए। बट मुझे लगता है जिनको बने रहना है वो बिल्कुल बने रह सकते हैं। ये स्टॉक पे मैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत अच्छे अपसाइड एक्सपेक्ट करता हूं, तो आई वुड मेंटेन अ होल्ड ऑन दिस स्टॉक फ्रॉम अ मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी अनिल जी आज की जो मेरी पिक है, जो कैश मार्केट का स्टॉक है अनिल जी, एक आईटी सर्विसेज की कंपनी है, छोटी साइज की कंपनी है। कंपनी का नाम है सिग्निटी टेक्नोलॉजीज, जो कि अभी 335 के लेवल पे ट्रेड करता है। ये कंपनी क्वालिटी इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह के सेगमेंट में है जहाँ पे बहुत बहुत दमदार पोटेंशियल है। कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है, वैल्यूएशन बहुत ही सस्ते हैं, 8.5-9 के मल्टीपल पे इस स्टॉक ट्रेड करता है। मार्केट कैप सिर्फ 950 करोड़ का, अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से 16% के, रिटर्न ऑन इक्विटी तो जबरदस्त 45% का है, डेट इक्विटी रेशियो भी 0.31। और मुझे लगता है इस तरह की कंपनियां बहुत अच्छा कर सकती है आने वाले क्वार्टर्स में, आने वाले सालों में। लॉन्ग टर्म पे तो बहुत ही बुलिश हूँ, बाकी इमीडिएट शॉर्ट टर्म में भी मुझे लगता है जो अभी 335 के लेवल है यहाँ पे खरीदे, 360 का टारगेट रहेगा, 320 का स्टॉप लॉस डालना है। ओके, 320 का स्टॉप लॉस, 360 के टारगेट के लिए सिग्निटी टेक यहाँ पर खरीदारी करने की राय। और मुझे याद है जैन साहब ने भी इसको अपने जेम्स में सबसे पहले शामिल किया था और तब से मेरी नज़र इस स्टॉक पे बढ़ी। नहीं तो पहले मैं जानता नहीं था, इसका नाम कम सुना हुआ था, लेकिन उसके बाद जैन साहब ने भी बताया कि फंडामेंटली बेहद मजबूत स्टॉक है। और अब सेठी साहब भी आपके सामने मोहर लगाते हुए 360 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर करें खरीदारी। और एफएनओ का स्टॉक सेठी साहब? अनिल जी आज एक थोड़ा बदलाव है, एफएनओ के 2 स्टॉक दे रहा हूँ आज। ओके, बताइए। स्टॉक हो जाएंगे, 2 स्टॉक है। बताइए। कोई कभी नहीं भी तो देते हैं आप? सॉरी कभी नहीं भी तो देते हैं तो एवरेज बन जाएगी हमारी बराबर। बताइए सर। ठीक है अनिल जी, जो एफएनओ का देखिए पहला स्टॉक है वो है मेटल स्टॉक है, जिस स्टॉक पे मैं निचले लेवल से भी बुलिश था। कंपनी का नाम है एनएमडीसी अनिल जी, जो कि अभी अप्रैल फ्यूचर्स खरीदना है 133 के लेवल पे। एक दमदार कंपनी है, वैल्यूएशन बहुत ही सस्ते हैं। हाल ही में 8 रुपए का डिविडेंड दिया, एक डिविडेंड होने के बाद ये भाव है। और इनके हाल ही में जो डोनामलाई करके जो इनके माइंस है वो कर्नाटका गवर्नमेंट से मिल गई, जिससे प्रोडक्शन शुरू हो चुका है, जो कि इस क्वार्टर के जो नतीजे आएंगे उसमें देखने को मिलेगा। एक तो वॉल्यूम्स बढ़ेंगे और दूसरा प्राइजेस आयरन ओर के हाल ही में भी इन्होंने वापस से बढ़ाए हैं प्राइजेस। स्टील की डिमांड जबरदस्त है, जिसमें आयरन ओर की डिमांड उस पर डिपेंडेंट होती है, तो इस स्टॉक पे मैं बुलिश हूँ। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 53%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21%। दिसंबर क्वार्टर में दमदार नतीजे थे और मुझे लगता है ऑल इन ऑल सब कुछ है इस स्टॉक में पोर्टफोलियो का हिस्सा बनने के लिए। और बाकी शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है इस मार्च तिमाही के नतीजे तक ही 145 तक के लेवल्स बिल्कुल देखे जा सकते हैं, 127 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, एनएमडीसी 145 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। और दूसरा स्टॉक सर एफएनओ में से? अनिल जी, जो दूसरा स्टॉक है एक एनबीएफसी स्टॉक है, एलएनटी फाइनेंस, जो कि अभी अप्रैल का फ्यूचर 101.50 पे ट्रेड कर रहा है। ये भी एक अच्छी पेडिग्री वाली एनबीएफसी है, वैल्यूएशन के लिहाज से अपने पीएस से सस्ता है स्टॉक, 1.4 टाइम्स करंट बुक वैल्यू पे ट्रेड करता है, जो कि काफी सस्ता है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी एक करेक्शन कंसोलिडेशन के बाद वापस से चलने को तैयार है। इमीडिएट शॉर्ट टर्म में 110 के टारगेट, 96 का स्टॉप लॉस। ओके, तो 110 के टारगेट यानी कि ऑलमोस्ट 8% की गेन सेठी साहब यहाँ से देख रहे हैं एलएनटी फाइनेंस पर, एनएमडीसी और सिग्निटी। तो ट्रिपल बोनांजा सेठी साहब की तरफ से, एक कैश स्टॉक, 2 फ्यूचर स्टॉक्स जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी
बढ़िया शॉर्ट टर्म पिक्स शेयर करने के लिए। आइए चलते हैं अनिल जी के पास और जानते हैं बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी। सर, डेज हाई के करीब आप भारतीय बाजारों को देख रहे हैं। हालांकि ग्लोबल मार्केट से उतना सपोर्ट नहीं आ रहा। सुबह से ही डाउ फ्यूचर सुस्ती में है और वैसी सुस्ती दिखा रहा है। 80-100 अंकों की जो गिरावट सुबह से दिख रही है वही दिख रही है। नास्डैक फ्यूचर्स एकदम सपाट हैं, कोई मूवमेंट नहीं है। यूरोप की थोड़ी सुस्त शुरुआत हुई है। नए रेस्ट्रिक्शंस, लॉकडाउन से लेकर कुछ कंसर्न थे। हालांकि कोई भारी गिरावट नहीं है, आधे % से कम नीचे यूरोप है। और एशिया भी आज कमजोर ही रहा था, 1% सुस्त था चीन और हांगकांग और जापान के बाजार। तो ग्लोबल मार्केट्स में सुस्ती, हमारे मार्केट्स डेज हाई पर हैं। क्या करें सर? डाउ फ्यूचर्स कितना बताया आपने? 80 पॉइंट नीचे है। ओके, तो हमारे यहाँ तो देखिए जो एक्सपायरी का ट्रेड है वो हो रहा है। तो निचले स्तरों से जो खरीदारी आ रही है वो एक्सपायरी की वजह से आ रही है। थोड़ी बहुत एफआईज की भी खरीदारी है। ठीक है, कल के सेशन में आपको थोड़ा बिकवाली का आंकड़ा कैश में दिखा, लेकिन फ्यूचर्स में बेचा नहीं। तो फ्यूचर्स में थोड़ी शॉर्ट कवरिंग है अभी। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा ऐसा डर वाली चिंता की बात नहीं है। और बाजार धीमे धीमे एक्सपायरी के हफ्ते में मूड ऊपर का दिखा रहा है। आज आपको एक बढ़िया क्लोजिंग 14,800 के ऊपर की मिलने जा रही है। पहले डेटा बता दूं आपको, 14,800 के ऊपर टिके रहने में एक बड़े फायदे की बात जो है वो ये है कि 14,800 के पुट पर 27 लाख शेयर हैं, 15 लाख शेयर आज ही जुड़े नहीं। ठीक है, तो इसके ऊपर बने रहने में आपको थोड़ी शॉर्ट कवरिंग का सहारा आपको आता हुआ दिखेगा, पहली चीज़। तो ये एक सबसे बढ़िया पॉजिटिव पॉइंट है। और 14,800 के ऊपर जो आप बने हुए हैं, 14,800 के कॉल्स पर 36 लाख शेयर हैं और यहाँ पर 14 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। अब मजे की बात है कि 14,800 के ऊपर निफ्टी अगर बंद होता है तो 80 लाख शेयर कॉल राइटर्स ऐसे हैं जो रिस्क पर है, जो कॉल राइट करके यानी मंदी की पोजीशन बनाकर बैठे हैं, लेकिन बाजार उसके ऊपर बंद हो रहा है। नो डाउट, मुझे इस बात की कोई गलतफहमी नहीं कि वो आज के आज काटेंगे, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स उनका सहारा दे रहा था। वो शायद कल कटने की कोशिश करेंगे और उससे पहले 14,900 14,950 तक निफ्टी जा सकता है। हमारा फाइनल टारगेट 14,950 का सुबह का अपना टारगेट 14,900 950 का था ही कि इस रिकवरी में, और वहां पर आपको बेचना है, प्रॉफिट बुक करनी है। मैक्स 15,050। तो अब ये 14,900 से 15,050 के बीच में कहाँ निफ्टी रुकेगा वो देखने वाली बात है, अब से लेकर एक्सपायरी तक। तो वहां तक की जगह बन रही है और आज 14,800 के ऊपर। तो पहली चीज क्लियर कट है, बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें। लॉन्ग पोजीशन है तो बनाए रखें। अगर आज आखिरी घंटे में 14,900 950 की रेंज में आए, वहाँ प्रॉफिट बुक करके इंतजार करें। अगर आज वहाँ पर आता तो पक्का प्रॉफिट बुक करना चाहिए। कल फिर से देखेंगे, ये सिंपल चीज़ है। ये बात हुई निफ्टी की। बैंक निफ्टी में अभी भी 0.25% बढ़ने के बावजूद मुझे वो कंफर्ट और कॉन्फिडेंस नहीं है निफ्टी में तेजी की तरफ, क्योंकि बैंक निफ्टी बढ़ तो रहा है, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी में अभी मुझे थोड़े और हायर लेवल चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि आज बंद जो है वो जिस लेवल पर अभी हम इसके ऊपर बंद चाहिए जी, जैसे 14,850 निफ्टी में चाहिए अभी का लेवल, वहीं बैंक निफ्टी में भी 34,200 के ऊपर की तो मिनिमम चाहिए क्लोजिंग। ओके, 34,200 के ऊपर क्लोजिंग होने पर थोड़ा कंफर्ट आता हुआ दिखेगा। ये कह सकते हैं 200 225, कहीं कहीं 34,150 34,225 की रेंज में शायद बंद करने की कोशिश करे। इसके ऊपर बंद हुआ तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर ओवरऑल ठीक है मामला। लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करें, ऊपर में प्रॉफिट बुक करके वापस नीचे का इंतजार करें। 34,425 34,500 अगर आज आता है निफ्टी, वहाँ प्रॉफिट बुक करके इंतजार करें। 14,900 14,950 की रेंज में निफ्टी आता है, वहाँ प्रॉफिट बुक करके फिर से इंतजार करें। ओके, क्लियर है। तो थोड़ा यहाँ से और अपसाइड आ सकता है, और अगर यहाँ से बाजार और उछलता है तो फिर बढ़िया प्रॉफिट बुकिंग जोन पर आप बाजार को आते हुए देखेंगे। बट ट्रेंड पॉजिटिव दिख रहा है बाजार के मोमेंटम का। देखते हैं आज की क्लोजिंग किस तरफ आपको आती हुई दिख सकती है। आइए कुछ और स्टॉक्स जो इस पॉजिटिविटी में पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे हैं। सुबह हम बात कर रहे थे महानगर गैस की, बागले साहब से। देखिए वहां से अच्छी मूव आती हुई दिख गई है और अभी भी अच्छी तेजी पकड़ रहा है। पेज इंडस्ट्रीज कल बात करी थी 29,950 के आसपास की, 30,000 के पास आपको अब पेज इंडस्ट्रीज भी आते हुए दिख रहा है। अपोलो टायर्स में एक अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। सुमित जी, अपोलो टायर्स देखिए सुबह से थोड़ा एक्शन दिखा रहा था, अब एक अच्छी मूव आई है, क्या चल रहा है इस काउंटर पर? जो स्टॉक पे पिछले कुछ दिनों में करेक्शन देखने के बाद अब मूव का शुरुआत हो रहा है। तो ये स्टॉक भी पिछले 2-3 दिनों के हाईज पे आ चुका है। तो ये स्टॉक के अंदर भी अब यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। आज 230 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे स्टॉक में मोमेंटम बढ़ेगा और ऊपर में 240 से लेकर 245 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जिन्होंने भी बाई किए हुए पोजीशंस होल्ड करें, 221 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। 240 से 245 रुपए तक का मूव अपोलो टायर के अंदर यहां से ऊपर की तरफ इसी हफ्ते में देखने को मिलना चाहिए। आपके लिए अपोलो टायर्स पर आए। एक और स्टॉक जो बड़े एक्शन में आता दिख रहा है वो है स्टर्लिंग एंड विल्सन। ये मिस्त्री साहब की कंपनी है जी, है ना, जो टाटा ग्रुप से अलग हुए हैं। शाहपुर जी पालन, हाँ, साइरस मिस्त्री साहब की कंपनी।
ये स्टॉक आज 14-15% मजबूत है। मुझे याद है पिछले हफ्ते या शायद इसी हफ्ते सचिन जी ने अपना SPL मिड कैप स्टॉक में रिकमेंड भी किया था स्टॉक माफ कीजिएगा 15% की तेज दौड़ लगाता हुआ स्टर्लिंग एंड विल्सन। जरा इसके चार्ट देखिए कुणाल जी और राय दीजिए अपनी। अनिल जी चार्ट में देख चुका हूं, बहुत जबरदस्त एक ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर दिख रहा है, एक रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस अनिल जी इसके लॉन्ग टर्म चार्ट्स की रेजिस्टेंस है 300 रुपए की, जिसको कि स्टॉक ने बड़े डिसाइसिवली और बहुत शानदार वॉल्यूम के साथ आज पार किया है। तो मुझे लगता है कि अगर आज का ये मूव सस्टेन कर जाता है, क्योंकि अभी भी बंदी में 1 घंटा बचा है, तो अगर मान लीजिए ये 300 रुपए के ऊपर आज क्लोज देता है तो आपको स्टर्लिंग एंड विल्सन में एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। सारे लक्षण हैं कि इसमें आपको 10% 15% की तेजी बहुत जल्द आते हुए दिखेगी। 300 के ऊपर बंदी आती है तो खरीद के जाना चाहिए। 300 रुपए के ऊपर बंद हो तो खरीदारी करके जाएं, ये है राय आपके लिए स्टर्लिंग एंड विल्सन में, और उसकी संभावनाएं पूरी दिख भी रही है। संभावनाएं और दिख रही है निफ्टी पर कुछ ना कुछ बड़ा एक्शन होने की। तैयार हैं नितिन जी निफ्टी पर निशाना लगाने के लिए? बिगुल निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका। बताएं नितिन जी। देखिए जी, मंथली एक्सपायरी है और मंथली एक्सपायरी के ठीक पहले मंगलवार को जो डेटा बन रहा है वो पॉजिटिव साइड और शॉर्ट कवरिंग का डेटा बन रहा है, तो उसको देखते हुए मैं एक बुल कॉल स्प्रेड ले रहा हूं जिसमें सेफ्टी काफ़ी अच्छी है और हम 14,900 की कॉल ऑप्शन लेंगे और इसमें 15,000 की कॉल ऑप्शन बेच देंगे। ये आपकी कुल कॉस्टिंग केवल 40 से 42 रुपए की कॉस्टिंग में बनेगी और जो मार्जिन आपका लगेगा वो 25,000 रुपये कैपिटल डिप्लॉयड आती है और इसमें ऐसा लग रहा है कि ऊपर एक्सपायरी 15,000 की तरफ हो सकती है, यानी कि ये जो स्प्रेड है जो 40 रुपये में आप बना रहे हैं ये डिफरेंस बढ़ के 90 रुपीज़ से 100 रुपीज़ हो सकता है। आपका रिस्क या स्टॉप लॉस क्या होगा? 20 रुपए का हम रिस्क रखेंगे, यानी कि लॉट साइज इंटू 20 रुपीज़ का मुझे लॉस होगा तो वो लॉस बुक करके हम निकल जाएंगे। अदरवाइज कल अगर पॉजिटिव ओपनिंग मिलती है तो शॉर्ट कवरिंग के साथ हम लोग 15,000 की तरफ मूव कर सकते हैं। तो स्ट्रेटजी ये है कि 14,900 की कॉल लेकर के 15,000 की कॉल बेचनी है। ये तो हेज हो गई। अगर मुझे आज के दिन में ट्रेड करना है, अभी से लेके अगर 45 मिनट्स के लिए ट्रेड करना है, तो उस केस में आप एक बार 14,900 की कॉल ऑप्शन नेकेड पे ट्रेड ले सकते हैं। कोशिश ये करनी है कि ये 82-83 की रेंज में मिल जाए। अभी 90 के आसपास चल रही है, 82-83 के आसपास अगर मिल जाए तो 60 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और क्लोजिंग में जो भी भाव हो काट दें। तो ये अभी 45 मिनट्स के लिए है, बट अगर कैरी फॉरवर्ड ट्रेड करना है तो कॉल लेकर के ऊपर की कॉल बेचनी है, जिसको हम बुल कॉल स्प्रेड बोले। ओके, 14,900 का कॉल खरीदें, 15,000 का कॉल बेचें। ये है राय नितिन जी की स्प्रेड बनाने के लिहाज से। 40 रुपए में ये कॉस्टिंग में बन जाएगी और सिर्फ आप सीधे कॉल खरीदना चाहते हैं तो 14,900 का कॉल 82 रुपए के आसपास खरीदिए। अभी 90 रुपए थोड़ा नीचे आ जाने दीजिए तब खरीदिए और आपको स्टॉप लॉस लगाना है 60 रुपए का। ये है राय आपके लिए इस वक्त आती हुई। बहुत ही बढ़िया। आइए, शुक्रवार को ही है लिस्टिंग जुबिलेंट इंग्रीविया की और वहां से उसके बाद एक्शन देखने को मिल रहा है इस स्टॉक में। क्या है एक्शन बताने के लिए तैयार है देवांशी, क्योंकि 2 दिनों से स्टॉक लगा रहा है ऊपर का सर्किट। देवांशी, क्या हो रहा है इस स्टॉक में? बिल्कुल सर, आप देखिए जैसे लिस्टिंग होती हुई दिखी तो उसके बाद बड़े ट्रिगर्स आते हुए दिखे हैं और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो ये मूव आता हुआ दिखा उसकी वजह यह है कि राकेश झुनझुनवाला ने अपनी जो हिस्सेदारी है वो स्टॉक में बढ़ा दी है। हम सब जानते थे कि जुबिलेंट फार्मा ये जो कंपनी थी वहाँ पे राकेश झुनझुनवाला की होल्डिंग थी, तो उनको जुबिलेंट इंग्रीविया के भी शेयर्स मिले थे क्योंकि 1:1 का रेशियो था जब ये डीमर्ज हुआ था। लेकिन अब हमने देखा कि हाल ही में राकेश झुनझुनवाला ने और 3 लाख शेयर्स खरीदे थे और इसके चलते इनकी जो होल्डिंग है वो 6.05% से बढ़कर 6.23% पर पहुंच चुकी। तो इसके चलते एक बड़ा मूव आता हुआ दिखा। लगातार एफआईज इस पर पॉजिटिव होते हुए दिखे थे। इसके अलावा अब देखिए कंपनी की जो मैनेजमेंट है उन्होंने एनालिस्ट के कॉन कॉल में ये जताया था कि आने वाले समय में जो नए प्रोडक्ट्स हैं वो लॉन्च होते हुए दिखेंगे। इससे कंपनी की आय और मार्जिन्स में फ़ायदा होता हुआ दिखेगा। साथ ही कंपनी आने वाले समय में क्षमता विस्तार करती हुई दिखेगी। इससे भी बड़ा फायदा कंपनी को होता हुआ दिखेगा। इनके स्पेशलिटी केमिकल में एक ड्रग है, लाइफ साइंस कारोबार में एक ड्रग है, जिसके चलते इनको बड़ी आय मिलती हुई दिखेगी, तो इसका भी फायदा मिलेगा। अब सबसे ज़्यादा आप देखिए रिटेलर्स क्यों ज़्यादा खुश हैं इससे, क्योंकि वैल्यूएशंस काफ़ी आकर्षक हैं।
अगर आप इसके लाइफ साइंस कारोबार को देखते हैं तो वहाँ पे कोई डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है, लेकिन लक्ष्मी ऑर्गेनिक जो कि हाल ही में हम देखेंगे लिस्ट होगी, तो ये एक कॉम्पिटिटर है इनके स्पेशलिटी केमिकल्स को देखते हुए। तो इसके जो वैल्यूएशन है या ईवी एबिटा तो अगर हम देखते हैं तो करीब 30 से 32 के लेवल्स के आसपास है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का। विनती का अगर आप देखें तो 17 के 18 के बीच चलता है, और साथ ही आरती इंडस्ट्रीज अगर आप 20 के हिसाब से देखें तो करीब 15.5 के आसपास है। लेकिन जुबिलेंट इंग्रीविया की बात करें, जो लिस्टिंग होती हुई दिखी वो 7 से 8 टाइम्स के बीच में होती हुई दिखी थी। तो उम्मीद यही है कि आने वाले समय में इसके भी वैल्यूएशंस आगे ज़्यादा अच्छे आते हुए दिखेंगे। इसकी भी री रेटिंग होती हुई दिखेगी डबल डिजिट में, और इसके चलते इंग्रीविया में काफ़ी एक्शन बनता हुआ दिख रहा है और लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा बनता हुआ दिख रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए जुबिलेंट इंग्रेविया। 2 दिन ही हुए लिस्टिंग पर जब से आई है तब से अपर सर्किट पर है, और झुंझुनवाला साहब ने अपनी हिस्सेदारी भी यहाँ पर बढ़ाई है। कुछ और ट्रिगर्स भी आपके लिए नजर रखेंगे इस काउंटर पर नजर रखते हैं वागले साहब की पिक पर। पिगुल वागले का वंडर। बताएं सर। दीपांशु, कल हमने बीटीएसटी अंबुजा सीमेंट दिया था 295-296 में, अभी 303 का भाव है, सस्टेन कर रहा है। अभी बाय करें वापस बीटीएसटी या मे बी टिल एक्सपायरी? मुझे 312 से 315 के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। आपका स्टॉप लॉस 300 के नीचे का होना चाहिए। 300 के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर 312-315 के टारगेट के लिए अंबुजा सीमेंट में करें खरीदारी। इस बीच बाजार अपनी मजबूती बढ़ाता हुआ 750 अंकों का बड़ा उछाल निफ्टी बैंक में होता हुआ दिख रहा है, और निफ्टी भी 130 अंक मजबूत होता हुआ दिख रहा है, आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। आइए बढ़ते हैं आगे, और हमारे साथ फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन यूज करके इस कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, और वो है सचितानंद उत्तेकर जी। सचिन जी का स्वागत करते हैं बिगुल के साथ। स्वागत है सचिन जी आपका। अभी आपको हम याद ही कर रहे थे कि आपके एसपीएल मिड कैप स्टॉक ने कमाल किया है। स्टर्लिंग एंड विल्सन आज 15% मजबूत है। पहले तो उसकी बधाई स्वीकार करें, और फिर बताएं सर क्या है आपकी स्पेशल पिक जिसके लिए आपने लाइफलाइन यूज की है। थैंक यू अनिल जी। मुझे लग रहा है SW सोलार जो फिलहाल मोमेंटम में है, मुझे लग रहा है इसके जो हमने लॉन्ग टर्म लक्ष्य दिए हैं 420 के आसपास के, वो जरूर हासिल होने चाहिए। एक काफी अच्छी इम्पल्स की वेट कर रहे थे, एंड मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर इम्पल्स मूव ऑलरेडी आज के सत्र में एस्टैब्लिश हो चुकी है, तो डेफिनेटली वहां पर तो बने रहिए। सो मैंने कॉल किया है ICICI बैंक इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। जिस तरीके से फिलहाल मार्केट प्लेस्ड है, जिस तरीके से बैंकिंग में वापस स्ट्रेंथ आ रही है, मुझे लग रहा है ये सही टाइम है जहां पर ICICI बैंक एक बेस फॉर्मेशन के संकेत दे रहा है। तो क्लियरली 605 के लक्ष्य के लिए आपको ये पर्टिकुलर पोजीशन होल्ड करनी है ऑन द लॉन्ग साइड। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 581 के आसपास का ऑन फ्यूचर्स। एक ही लक्ष्य दूंगा 605 का ICICI बैंक फ्यूचर्स खरीदना है इसी पर्टिकुलर लेवल पे। ओके, तो ICICI बैंक के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय इस वक्त आती हुई दिख रही है। ये स्टॉक भी है जो अच्छी मजबूती के साथ अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सचिन जी की राय यहाँ पर खरीदारी करने को लेकर आती हुई दिख रही है। ICICI बैंक में 581 का स्टॉप लॉस लगाएं और 605 का रखें टारगेट। ये है आपके लिए बड़ी खरीदारी वाली राय। ओके, शुक्रिया सचिन जी ये बेहतरीन पिक देने के लिए। सुमित जी तैयार है अपने सुपर 8 के साथ? सुमित जी नीचे से एकदम अच्छा रिकवरी दिखा रहा है और बैंकिंग स्टॉक्स में एक एक करके मूव देखने को मिल रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे दिग्गज स्टॉक बैंकिंग बाय में आया है। स्टॉक का नाम है HDFC बैंक। पिछले 7 दिनों की गिरावट के बाद आज पहला दिन है जब HDFC बैंक ने यूटर्न मारा है। तो अब ये यूटर्न मार चुका है, तो अब ये यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाना चाहिए। एग्जैक्ट 1499 1500 का अभी भाव है HDFC बैंक का। इसको यहाँ पे CMP पे खरीदारी करें। मेरे को लग रहा है कि अभी आने वाले दिनों में 2 से 3 दिनों में यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखा सकता है, और 3 से 5% का अपसाइड मूव हमें स्टॉक के अंदर यहाँ से ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। HDFC बैंक में यहाँ पे CMP पे खरीदारी करें। नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं 1470 का 1470, और ऊपर में जो टारगेट्स बनेंगे, इसका पहला टारगेट बनेगा 1540 का, और 1540 का लेवल निकलने के बाद दूसरा टारगेट बनेगा 1570 का। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जल्दी ये लेवल 1540 से लेकर 1570 के HDFC बैंक में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे खरीदारी करें और नीचे में स्टॉप लॉस लगाए 1470 का। ओके, तो बाजार के दिग्गज HDFC बैंक पर खरीदारी की राय सुमित जी की आती हुई। बैंक निफ्टी डेज हाई 650 पॉइंट ऊपर, निफ्टी सेंचुरी लगाता हुआ 14850 के पार, और बैंक्स का
एक प्रबल योगदान इस समय बाजार की तेजी में। एक और स्पेस जहां पर अच्छी मूव्स आ रही हैं, अभी अपोलो टायर्स की हमने बात करी, मदरसन सुमी पर नजर डालिए, वहां पर अच्छा एक्शन आपको आते हुए दिखाएगा। निचले स्तरों से कई सारे और ऑटो स्टॉक्स हैं जो रिकवर होते हुए दिख रहे हैं और पॉजिटिव टेरिटरी में आ रहे हैं। ऑटोज में है बढ़िया एक्शन और फोकस में है ऑटो शेयर। आइए जानते हैं कुशल के साथ क्यों। कुशल बताइए ऑटोज में क्या चल रहा है। बिल्कुल, और जिस तरह से कंपनियां जो हैं यहाँ पर प्राइसिंग हाइक के अनाउंसमेंट्स कर रही है, उससे काफ़ी ज़्यादा कंपनियां जो हैं, खासकर जो ऑटो ओईएम्स है वो फोकस में आ रही हैं। और इसकी वजह है, आप मारुति सुजुकी को देखिए, वहाँ पर उन्होंने कल के सत्र में बाजार बंद होने के बाद ये अनाउंसमेंट की है कि अप्रैल महीने से जो है ये अपनी प्राइस हाइक्स करने वाले हैं अक्रॉस मॉडल्स। और ये मैं आपको बता दूँ कि पिछले 3 महीनों में ये दूसरी बड़ी प्राइस हाइक जो है करने वाले हैं। हालांकि क्वांटम जो है उन्होंने एक्सचेंज पर नोटिफाई नहीं किया है, पर 18 जनवरी को जो है उन्होंने करीब 34,000 रुपए तक जो है अपने अक्रॉस मॉडल जो है प्राइसिंग बढ़ाए थे। इनफैक्ट जिस तरह से कमोडिटी इन्फ्लेशन हो रही है, जो भी रॉ मटेरियल यूज करते हैं, चाहे वो स्टील हो, चाहे प्लास्टिक हो, चाहे कॉपर हो, वहां पर जो है काफी ज्यादा इन्फ्लेशन हमें देखने को मिली है। इनफैक्ट जो हॉट रोल्ड कॉइल है वहां पर उसकी जो कीमत है वो करीब करीब पिछले साल के मुकाबले 42% तक बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अगर आप इम्पैक्ट देखें तो इसका जो बाकी जितनी भी ऑटो कंपनियां हैं जो प्राइस हाइक्स मारुति ने की है, वो बाकी लोग भी फॉलो करते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि जनवरी में भी हमने देखा कि महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स सभी ने जो है अपनी प्राइस हाइक्स की थी। और यहाँ पर जो डिटेल्स आ रही हैं, खासकर अगर आप Q3 अर्निंग्स कॉल की भी बात करें तो वहाँ पर आइशर मोटर्स जो रॉयल एनफील्ड के हेड हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि हो सकता है कि वो आगे कमोडिटी कॉस्ट जो बढ़ रही है उसको देखते हुए और भी आगे प्राइस हाइक्स करते हुए दिख सकते हैं। और कुछ एनालिस्ट ये मान के चल रहे हैं कि आने वाले कुछ हफ्तों में ही 1 से 3% की बढ़त जो है आपको प्राइसिंग में आती हुई नजर आ सकती है। और यही नहीं, अगर आप देखें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी जनवरी में करीब करीब 1.9% की बढ़त जो है ऑलरेडी कर दी थी। 4500 रुपये से लेकर लगभग 40,000 की जो प्राइसिंग है वो ये बढ़ाते हुए दिखे थे। तो करीब अभी भी 1 से 1.5% की बढ़त जो है और आनी बाकी है, ऐसा एनालिस्ट मानकर चल रहे हैं। ओके, तो और बढ़त आ सकती है और प्राइस हाइक्स हो सकते हैं। चोपड़ा साहब कैसे देखें इस खबर को? ऑटो कंपनीज तो पास ऑन कर रही हैं, पर एट अ टाइम व्हेन फ्यूल प्राइसेस रिकॉर्ड हाई पर हैं, थोड़ा बाइंग लोग सोच समझ कर रहे हैं और उसमें फिर कार कंपनीज को मार्जिन प्रेशर आ रहा है राइजिंग कमोडिटी प्राइसेस को लेकर। किस तरह से देखें इस खबर को? क्या इजीली पास ऑन कर पाएंगी सारी कंपनीज ये हाइक्स? ये डिसीजन आसान नहीं होता किसी भी कंपनी के लिए, मगर आप एक बात समझिए कि स्टील प्राइसेस, एल्यूमिनियम प्राइसेस, कॉपर प्राइसेस लगभग 40 से 50% बढ़ चुके हैं पिछले 1 साल में। और अगर इस तरीके की बढ़ोतरी है और जो उनका मेजर रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ रहा है कंपनीज का, तो वो कहीं ना कहीं तो पास ऑन करेंगे। नंबर 2, फ्यूल के जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि मारुति जैसी कंपनीज को एडवांटेज है दूसरी कंपनीज के ऊपर, होंडा, ह्यूंडई या दूसरी कंपनीज है, क्योंकि मारुति की सबसे फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियां हैं। और ये बात हम सबको समझनी पड़ेगी कि मारुति सबसे बड़ा मार्केट शेयर भी होल्ड करता है। तो थोड़ा सा जो इन्होंने एग्रेसिवनेस दिखाई है जो कॉस्ट पास ऑन करने की, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक अच्छा बिजनेस डिसीजन है कंपनी के लिए। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, जहाँ पर फ्यूल प्राइसेस हाई हैं वहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स भी डाउन हैं, तो लोग जनरली जो लेते हैं वो अपनी गाड़ी फाइनेंस कराते हैं, तो इंटरेस्ट रेट्स कम होने की वजह से भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है कोई भी एसेट्स जो लोग खरीद रहे हैं। तो इसीलिए हमने होम लोन्स में देखा कि काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी आई, HFCs ने बहुत अच्छा काम किया, रियल एस्टेट में एक अच्छा हरकत देखने को मिली। तो आई थिंक इट इज़ ओवरऑल गुड फॉर मारुति। और ये प्राइस हाइक जो हुआ है रॉ मटेरियल में, वो आगे पास ऑन होना ही है। कमोडिटीज़ ये तो सरकार भी नहीं छोड़ती, जब सरकार नहीं छोड़ सकती तो प्राइवेट कंपनीज कहाँ छोड़ेंगी। तो आप समझिए किस प्रकार से फ्यूल प्राइस हाइक हुआ। और हो सकता है कि आने वाले समय में जो क्रूड में नरमी देखने को मिल रही है वो नरमी थोड़ी सी बढ़े, क्योंकि ओपेक कंट्रीज भी बात कर रही हैं कि अप्रैल ऑनवर्ड्स वो अपना प्रोडक्शन कट्स जो हैं वो हटा देंगे और प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो हो सकता है कि क्रूड यहाँ से थोड़ा नरम पड़े, हो सकता है 60 के नीचे दिखे। यदि 60 के नीचे दिखता है तो ये कहीं ना कहीं कंपल्जन हो जाएगी गवर्नमेंट्स के लिए भी कि जो फ्यूल के प्राइसेस हैं वो नीचे, उस पर टैक्सेस कम किए जाएँ और वो प्राइसेस नीचे आए। तो मुझे कहीं कोई दिक्कत नज़र नहीं आती। ये ओवरऑल कंपनी के लिए अच्छा है और वो अपनी जेब से थोड़ी बढ़ेगी, वो प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं और ये एक अच्छी चीज़ है।
थोड़ा कमोडिटी प्राइस इन्फ्लेशन हो रहा है, पर कंपनीज उसे पास ऑन भी कर रही हैं, बैलेंस शीट पर अपनी हिट नहीं ले रही हैं। 7200 के पार मारुति आपको आते हुए दिख रहा है, तो मारुति में थोड़ा एक्शन इस समय, और बाकी ऑटो स्टॉक्स में भी थोड़ी तेजी का माहौल बने हुए है। पर एक और स्पेस जो हमने आपके लिए सबसे पहले आइडेंटिफाई करी थी, और थोड़े दिन पहले हमने इस स्पेस से रिलेटेड आपकी जो खबरें लगातार देते आ रहे हैं उस पर मोहर भी लगी हुई है। पेपर शेयर्स यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट रेगुलर बेसिस पर दमदार एक्शन आते हुए दिख रहा है। क्या चल रहा है पेपर स्पेस में, आइए जानते हैं वरुण दुबे के साथ। वरुण बताएं, पेपर शेयर्स क्यों हो रहा है यहाँ पर कड़क एक्शन? डेफिनेटली देखिए दीप, पेपर एज ए इंडस्ट्री जो है उस पर 3 C का इम्पैक्ट हो रहा है। एक कोविड, दूसरा कंटेनर, तीसरा चाइना। तो ये जो 3 C, कंटेनर, चाइना, ये 3 C जो है वो मिलकर पेपर और पेपर रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स है उनके दाम को बढ़ाते जा रहे हैं। अब ऐसा क्यों? पेपर बनता है या तो वो पल्प से बनता है या तो वो वेस्ट पेपर से बनता है, और इंडिया में काफ़ी सारी कंपनियां जो है वो वेस्ट पेपर से पेपर बनाती है क्योंकि उसका कॉस्ट जो है वो वैसे भी कम रहता है। और इंडिया में वेस्ट पेपर जो है वो खासकर इंडिया इंपोर्ट करता था US, यूरोप ऐसे देशों से। अब हुआ ये है कि कोविड के चलते कहीं ना कहीं ये जो इम्पोर्ट्स है इसमें वैसे ही कमी आ रही थी, और इसमें जब अब कंटेनर की क्योंकि कमी हो रही है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से शिपमेंट्स जो है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इसके चलते कंटेनर्स की कमी हो चुकी है और कंटेनर्स के कॉस्ट जो है वो भी बढ़ चुके हैं। इसके लिए जो वेस्ट पेपर है उसका जो इंडिया इंपोर्ट कर रहा था उसमें लगातार कमी आई, तो ये एक दिक्कत की बात है। और इसके चलते जो वेस्ट पेपर के दाम है पिछले 2 महीने में अगर आप देखेंगे तो वो दोगुने हो चुके हैं। अब अगली प्रॉब्लम ये है कि क्राफ्ट पेपर जो कोरोगेटेड बॉक्सेस होते हैं, यानी कि जो पैकिंग में आप बॉक्सेस देखते हैं वो क्राफ्ट पेपर से बनते हैं, और क्राफ्ट पेपर भी कहीं ना कहीं वेस्ट पेपर से ही बनता है। और पिछले 2 महीने में अगर आप देखेंगे, इनफैक्ट नवंबर से अब तक क्राफ्ट पेपर के दाम में करीब 80 से 90% के आसपास की बढ़ोतरी हो गई है। अब ये क्यों हुई है? क्योंकि वैसे ही वेस्ट पेपर कम है। इसके अलावा चाइना ने 1 जनवरी से दरअसल इंडिया से जो या फिर कहीं से भी हो जो कोरोगेटेड बॉक्सेस, यूज कोरोगेटेड बॉक्सेस थे उनको इंपोर्ट करना पूरी तरह से बंद कर दिया, यानी कि उनको लेना पूरी तरह से बंद कर दिया है। तो अब चाइना क्या कर रहा है? चाइना दरअसल बाकी देशों से क्राफ्ट पेपर इंपोर्ट कर रहा है और उससे ये बॉक्सेस बना रहा है। तो इंडिया से भी इन्होंने क्राफ्ट पेपर इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है, और इसके कारण भी जो क्राफ्ट पेपर के दाम है उनमें भी करीब 80-90% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। और पेपर जो है उसके दाम में भी अगर आप देखेंगे तो करीब 60% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। लेकिन बात यही है, क्योंकि वेस्ट पेपर के दाम बढ़े इसके लिए पेपर के दाम बढ़े, वहाँ से यहाँ पास ऑन हुआ, पेपर के दाम बढ़े, क्राफ्ट पेपर के दाम बढ़े तो वहाँ से क्राफ्ट पेपर पे पास ऑन हुआ, क्राफ्ट पेपर से कहीं ना कहीं बॉक्सेस के दाम जो है वहाँ पास ऑन हुआ है, और वहाँ से ये जो कंपनीज है, यानी कि जो FMCG कंपनीज है या फिर बाकी सारी कंपनीज है उनको ये पास ऑन हुआ है। तो वैसे अगर आप देखेंगे तो जो कॉस्ट ओवरऑल बढ़ी है वो पास ऑन हुई है, लेकिन पिछले 2 महीनों में ये 3 C फैक्टर्स की वजह से जो ओवरऑल पेपर इंडस्ट्री है उनमें आप देख रहे हैं लगातार दाम जो है वो अब बढ़ते जा रहे हैं। ओके, तो पेपर इंडस्ट्री, पेपर स्टॉक्स यहाँ पर रखनी है नज़र, और लगातार ढेर सारे पेपर स्टॉक्स हैं जहाँ पर हमने आपसे चर्चा करी है। सिरी साहब भी हमारे साथ इन पर चर्चा करते हुए गए हैं। जेके पेपर एक ऐसा ही स्टॉक है जहाँ पर अच्छा एक्शन रहा है। एक बार जरा सुमित जी से जेके पेपर पर राय ले। सुमित जी, आज भी एक्शन में 150-155 के लेवल पर इस समय, क्या राय है जेके पेपर पर? दीपांशु, जेके पेपर के अंदर बाय तेजी का व्यू, तेजी का ही लेके काम करना है, बाय करना है स्टॉक के अंदर। जेके पेपर यहां से ऊपर का मूव ही दिखाना चाहिए क्योंकि स्टॉक एक तेजी के ट्रेंड के अंदर में है। छोटा सा बीच में गिरावट आया था पिछले कुछ दिनों में और अब ये वापस से अपवर्ड मूव रिज्यूम कर रहा है। तो स्टॉक का इमीडिएट टारगेट बनेगा 160 से 165 का, जो कि रिसेंट के हाई है, और 165 का लेवल टूटने पे स्टॉक के अंदर 30 से 40 रुपए का तेजी देखने को मिलेगा। फिलहाल 160 से 165 के टारगेट्स के लिए पोजीशंस होल्ड करके चले। नीचे में 148 के आसपास का सपोर्ट है तो वो स्टॉप लॉस बनेगा। और दीपांशु, यहाँ पे एक बिगुल भी चाहिएगा। बिल्कुल, और बिगुल की लाइन लग रही है। चलते हैं सुमित जी के पास उनके सुपरहिट कॉल के लिए, और फिर एक स्पेशल पिक आ रही है राकेश जी कुणाल जी की तरफ से। बिगुल, सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। बाय का स्टॉक है दीपांशु, और ये स्टॉक हम पिछले कई महीनों से कंटिन्यूसली रिकमेंड कर रहे हैं, और भाव चल रहा था तब इसका 16 रुपए से लेके 18 रुपए, और अब आज भाव आ गए 52.50-53। स्टॉक का नाम है IDFC लिमिटेड। ये स्टॉक के अंदर पिछले 11 दिनों के फॉल के बाद अब स्टॉक के अंदर वापस से मोमेंटम बिल्डअप हुआ है। अप्रॉक्स 11 दिन के फॉल के बाद स्टॉक में तेजी चालू हुई है। बॉलिंगर बैंड का लोअर बैंड से इसने रिबाउंड मारा है, और पिछले 2 दिनों के स्टॉक ने हाई ब्रेक कर दिए। ये स्टॉक मेरे को लग रहा है यहां से ऊपर में 56 रुपए से लेके 60 रुपए तक के टारगेट्स के लिए तैयार हो रहा है। 56 रुपए होगा इसका पहला टारगेट, 60 रुपए होगा इसका दूसरा टारगेट। जल्दी ये टारगेट्स IDFC के अंदर देखने को मिलने चाहिए ऊपर की तरफ। नीचे में इसका
49.50 या 50 रुपया ये सपोर्ट बनेगा अभी फ्रेश, तो ये स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करें 56 से 60 रुपए के टारगेट्स के लिए। ओके, 56 से 60 के टारगेट के लिए खरीदारी करें आप IDFC लिमिटेड में। ये है राय आपके लिए सुमित जी की तरफ से। आइए बिगुल कुणाल जी और राकेश जी के लिए पिक ऑफ द डे का, और उसके बाद नितिन जी भी अपना निशाना लगाएंगे निफ्टी पर। तो पहले पिक ऑफ द डे, कल का काम आज ही कुणाल जी राकेश जी के द्वारा। बनाए सर। अनिल जी, खरीदारी की राय है और खरीदना है इंडिगो को, यानी कि इंटर ग्लोब एविएशन को, जिसमें कि एक ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर दिख रहा है। ये स्टॉक काफी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था, एक फॉल्स ब्रेकआउट भी आया, लेकिन अब जो ब्रेकआउट है ये काफी पुष्ट लग रहा है। इन स्तरों पर इंडिगो को खरीद करके चलना है। ओवर टू राकेश जी। अनिल जी, क्लियर ब्रेकआउट है, काफी तेजी दिखा सकता है। 1750, 1750 का स्टॉप लॉस है, 1810, 1810 पहला टारगेट है, 1825 दूसरा टारगेट है, और इंडिगो है हमारा पिक ऑफ द डे। तो इंडिगो ये है स्टॉक जो कमाल दिखाने को तैयार है। थोड़ी देर पहले इंडिगो किसी और ने भी रिकमेंड किया था, या सुबह किया था? सुबह हिमांशु जी ने किया था। सुबह हिमांशु जी की तरफ से भी खरीदारी की राय आई थी इंडिगो में। आइए अगला बिगुल नितिन जी के लिए, निफ्टी के निशानेबाज। बताएं नितिन जी, क्या खरीदेंगे आप? जी, ICICI बैंक की कॉल ऑप्शन लेंगे हम, 590 की कॉल ऑप्शन, जो मुझे 7 रुपए में मिलेगी। और ये कॉल ऑप्शन अभी तुरंत नहीं लेना है, ये कॉल ऑप्शन आपको लेना है अगर फ्यूचर 14,890 का लेवल ब्रेक करे, क्योंकि अभी लास्ट 15 मिनट में कुछ एक्टिविटीज हो रही है, और अगर 14,890 के ऊपर हम क्लोज दे पाते हैं फ्यूचर्स में, और अभी 870 के आसपास है, तो चांसेस ये रहेगा कि गैप अप ओपनिंग होने के पूरे चांसेस बनेंगे, कुछ ऐसा डेटा देख के लग रहा है। तो 14,890 फ्यूचर्स के ऊपर आपको लेना है, और लेना क्या है, ICICI बैंक की 590 की कॉल ऑप्शन, जिसका प्राइस 7, 7.5 ऐसे मिलेगा। स्टॉप लॉस होगा 4 रुपए का, और टारगेट होगा 14 से 15 रुपए। ओके, 14-15 रुपए के टारगेट के लिए 590 रुपए का ICICI बैंक का कॉल ऑप्शन खरीदें, लेकिन खरीदें तभी जब निफ्टी फ्यूचर्स 14,890 के ऊपर बंद देने की तैयारी में हो। इस वक्त 14,870 के आसपास ट्रेड करें। तो दीप, जिसकी बात हम कर रहे थे कि कह ही रहे थे मजबूत रहेगा, ऊपर जाने की कोशिश, तो बिल्कुल बाजार मजबूती के साथ टिका हुआ है, और 14,900, 14,950 की रेंज की तैयारी है एक्सपायरी के पहले की, वो साफ नजर आ रही है आपको। बिल्कुल बैंक्स जिस तरह से मजबूती दिखा रहे हैं, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, चोपड़ा साहब आपकी पसंद का कोई बैंक? प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में मुझे लगता है कि कोटक सबसे अच्छा प्लेस्ड है, और अगर आप छोटे मझोले बैंक्स में आप बात करें, मुझे IDFC फर्स्ट अच्छा लगता है, और अभी रिकमेंडेशन भी था। और मुझे लगता है कि सर अगर कोई IDFC ऐसा स्टॉक इस भाव पे लेता है तो इंट्रिंसिक वैल्यू काफ़ी है, और आप ये देखिए कि कोई ज़बरदस्त कोई NPA का ओवरहैंग नहीं है इस बैंक में, और ओवरऑल अगर हम देखें एसेट क्वालिटी भी आई थिंक स्टेबल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से भी मुझे लगता है 80-85 रुपए के लिए इसको लिया जा सकता है, एक अच्छी अपसाइड है इसमें। और उसके अलावा एक सरकारी बैंक अगर आप अलाउ करें तो मैं बोलना चाहूँगा, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है चार्ट्स पे भी। ओके, तो ये है आपके लिए बैंक्स पर आए, या इस वक्त आती हुई प्राइवेट बैंक्स को लेकर? एक सरकारी बैंक पर शायद चोपड़ा साहब एक कॉल देना चाह रहे हैं। सरकारी बैंक पर दीजिए सर, बिल्कुल, जरूर जरूर प्लीज। यूनियन बैंक मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ से, और एक अच्छा करेक्शन भी देख चुका है, और मुझे लगता है कि सर यूनियन बैंक अगर कोई यहाँ पे लेता है तो यहाँ से आसानी से 20% की तेजी देखने को मिल पाएगी। अभी 35 रुपए करीब है, तो इसका मैं टारगेट दूंगा 45 का, तो यूनियन बैंक में खरीदारी की जा सकती है। वंडरफुल, 35 से 45 तक की यात्रा कर सकता है यूनियन बैंक। तो चोपड़ा साहब की तरफ से एक बेहतरीन स्टॉक खरीदारी करने के लिए आज से, अगर आप भी सोच रहे हैं कि सरकारी बैंकों में कहाँ मौका बन सकता है आपके लिए खरीदारी करने के लिए आज से, तो एक बैंक जो आपके रडार पर होना चाहिए वो है माफ कीजिएगा, यूनियन बैंक, जो चोपड़ा साहब को पसंद है। 36 से 45 आपके लिए ये बन सकते हैं टारगेट। आइए, सीमेंट कंपनियों में भी एक्शन भरपूर है, खासकर ACC और अंबुजा, दोनों ही स्टॉक मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। क्यों, क्या है वजह, जानने की कोशिश करते हैं। मानसी हमारे साथ है बताने के लिए सीमेंट कंपनियों के एक्शन के बारे में। मानसी बताइए।
शुक्रिया अनिल सर। वैसे तो सीमेंट स्पेस ही प्रॉमिसिंग नजर आ रहा है, लेकिन एसीसी और अंबुजा की अगर बात करें, रूरल हाउसिंग और इंफ्रा के दम पर इनकी मांग जो है लगातार बढ़ती हुई दिखी है और मीडियम टर्म में अब भी आउटलुक यही है कि 5 से 6% तक की मांग अब भी आगे बढ़ती हुई दिख सकती है। सरकार के अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल के लक्ष्य से भी फायदा मिल रहा है और साथ ही ग्रामीण मांग का सीमेंट की खपत में करीब 30% योगदान है और इंफ्रा पर फोकस से सीमेंट की खपत पर करीब 20 से 25% योगदान है और इन दोनों ही सेगमेंट्स में जैसे जैसे बढ़त दिख रही है उसका पॉजिटिव इंपैक्ट सीमेंट में दिख रहा है। अब एसीसी और अंबुजा के लिए पॉजिटिव्स क्या है, एक एक कर बताती हूँ। एसीसी में आगे तेजी क्यों जारी रहेगी, प्रोजेक्ट और काफी सारे इनिशिएटिव्स कंपनी ले रही है जिससे करीब 250 करोड़ की सेविंग्स कंपनी कर चुकी है। इसके अलावा इनपुट कॉस्ट में कमी से फायदा मिला है। उत्तर पूर्व और मध्य भारत में मांग आगे भी बढ़ने की पूरी उम्मीद है और खर्च साथ ही क्षमता विस्तार और सस्टेनेबिलिटी पर भी इनका फोकस है। ब्रोकरेज भी पॉजिटिव है। एसीसी पर सीएलएसए की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग इन्होंने दी है, बरकरार रखी रेटिंग, लक्ष्य 2025 के सुझा रहे हैं। अंबुजा सीमेंट में तेजी कैसे जारी रहेगी, एक तो अफोर्डेबल हाउसिंग पर कंपनी का खास फोकस है। Q2 कैलेंडर ईयर 22 में कंपनी 3 मिलियन मेट्रिक टन क्लिंकर यूनिट जोड़ना चाहती है। राजस्थान में करीब 1.8 मिलियन मेट्रिक टन ग्राइंडिंग यूनिट भी जोड़ने के लक्ष्य हैं इनके और साथ ही गेर पालमा जो कोल ब्लॉक है उसमें माइनिंग एक्टिविटी से सालाना करीब 1 मिलियन मेट्रिक टन कोयला मिलने की भी संभावना है और इन सब के साथ साथ केपेक्स प्लान पर भी कंपनी का फोकस है। तो खासतौर से केपेक्स प्लान, वॉल्यूम्स अच्छे और साथ ही अफोर्डेबल हाउसिंग और सरकार की तरफ से जो रियायतें मिल रही हैं उसका इवेंचुअल इम्पैक्ट है। रियल एस्टेट सेक्टर को जो रियायतें मिल रही हैं उसका इवेंचुअल इम्पैक्ट है सीमेंट सेक्टर पर और एसीसी अंबुजा इसीलिए आगे भी प्रॉमिसिंग नजर आ रहे हैं। तो ये है आपके लिए सीमेंट शेयरों पर खरीदारी की वजह, जहां पर अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है, डिमांड मजबूत होती हुई दिख रही है। आइए इस बीच प्रकाश जावड़ेकर साहब कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने पाया है कि कोविशील्ड का डोज 4 से 8 सप्ताह के दरमियान लेना ठीक है, यानी 8 सप्ताह तक उसका अंतर बढ़ा सकते, उसका लाभ ही है। इसलिए हमारी सबको दरख्वास्त है कि जो भी 45 के ऊपर है सब लोग अपना नाम रजिस्टर करें और अपॉइंटमेंट लेकर वो टीका लगाए, वैक्सीन करें। और एक और बात कहना चाहता हूं कि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और भारत को अभिमान है कि भारत के दोनों वैक्सीन बहुत अच्छे सफल है। खुद प्रधानमंत्री ने कोवैक्सीन लेकर एक तरह से उस मुहिम का शुभारंभ किया था और इसलिए कोई भी वैक्सीन ले, डॉक्टर के सलाह से दूसरा डोज ले और अपना नाम रजिस्टर करके पहले वैक्सीन ले ले और 45 से ऊपर कोई भी हो उसको अब ये वैक्सीन मिलेगा। सो टुडे कैबिनेट डिस्कस्ड one important issue of more vaccinations, as we have already achieved speedy and good vaccination campaign. Till today we have provided vaccinations to the tune of 4 crore 85 lakh. Vaccines have been administered. In last 24 hours, more than 32 lakh vaccines were administered. As you know, all the health and frontline workers and साहब और अनिल जी, बड़ी खबर देते हुए 1 तारीख से 45 साल की उम्र के लोग भी अब वैक्सीन लगा पाएंगे, जो तो 45 to 60 का जो अभी जो 60 साल की उम्र के ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन आप जाकर लगवा सकते हैं कभी भी, अब उसे लोअर से 45 कर दिया। और अभी जो नियम है वो 45 साल से ऊपर जिन लोगों को कहीं किसी न किसी तरह की कोई समस्या है, बीमारी प्रॉब्लम, हाँ, उनके लिए। लेकिन अब 1 अप्रैल से ये होगा
कि आप अगर 45 साल की उम्र के हैं तो आप जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। आप जाएंगे? एक्चुअली मैं तो पहले भी जाने वाला, मैंने रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया था। अच्छा। हफ्ते 10 दिन पहले जी। और फिर जब मैं रजिस्ट्रेशन करके पूछा गया कि क्या प्रॉब्लम है कोई इस, मैंने कहा मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर पता चला कि 45 साल के ऊपर उन्हीं लोगों को अलाउ है जिन्हें कोई प्रॉब्लम है। तो फिर मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाया कि भाई भगवान की दया से टचवुड अभी तक तो कोई समस्या ऐसी बीपी शुगर वगैरह की है नहीं कि जिसकी वजह से पहले लेना पड़े। तो मैंने कहा मैं अपने टर्न का इंतजार करूंगा आराम से। तो अब 1 अप्रैल के बाद टर्न आ गया तो बिल्कुल अब जाकर लगवाएंगे। अब जो भी अर्लीस्ट अवेलेबल अपॉइंटमेंट होगा वो लेकर करेंगे। तो अब हमारा भी वैक्सीन का नंबर आएगा। चलिए बढ़िया सर, ओपन हो गया अब। और एज ग्रुप्स के लिए, हाँ 45 प्लस के लिए अब बिना किसी बीमारी के भी या बिना किसी वजह के भी आप 45 के ऊपर की उम्र के हैं तो वैक्सीन करवा सकते हैं। और जरूर करवाइएगा, अपना टर्न का इंतजार भी कीजिए, रजिस्ट्रेशन भी कीजिए, आराम से हो रहा है, कोई हड़बड़ी नहीं। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ आपको, कई सारे ऐसे लोग हैं जो जिन लोगों ने अभी वैक्सीन ली है वो गए हैं और बता रहे हैं कि एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया सर, बहुत स्मूथ, बहुत अच्छे से उन्हें वैक्सीनेशन किया जा रहा है, बहुत ध्यान से किया जा रहा है, साफ सुथरे तरीके से एकदम, मतलब पूरे केयर करने के कि भाई कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। मतलब इससे बढ़िया इम्प्लीमेंटेशन शायद हो नहीं सकता जो लोगों को देखने को मिला है। मेरे फादर गए थे इस हफ्ते, 10 मिनट में पूरा हो, फ्रॉम एंट्री टू एग्जिट 10 मिनट में पूरा काम। और पूरा वो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के हिसाब से आपको टाइम लिमिट उसी वक्त आपका टाइम अपॉइंटमेंट रहता है कि ताकि कहीं कोई क्लैश ना हो। तो बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है। इसलिए अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर आप वैक्सीन लीजिए, ये बढ़िया होगा। आइए, ढेर सारे कॉल्स आने के लिए तैयार है, एक के बाद एक। बिगुल, जय ठक्कर तैयार है कैश का ऑप्शन के लिए। जय के लिए बिगुल। बहुत ही शानदार और बेहतरीन कॉल जय। आज सुबह बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन आपने जो कहा कमाल कर गया और बहुत ही तगड़ा एक्शन भी हुआ है। पहले तो इसके लिए बधाई। और बताएं सर, अब कौन सा ऑप्शन चुना है आपने? Thank you very much, Anil ji. And Anil ji, first of all, very good afternoon to you as well. अभी जो मैंने एक ऑप्शन चुना है वो है निफ्टी पर। एंड निफ्टी पे अभी जो ये हायर लेवल से हमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है, आई थिंक शुड बी यूटिलाइज एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। अनिल जी, अभी भी ट्रेंड मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव है। सो 14,750 के स्ट्राइक का कॉल हम खरीदेंगे। 151-52 पे ट्रेड कर रहा है, 152 हम ले सकते हैं, तो 152 पर हमें खरीद कर चलना है। 14,750 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन निफ्टी का। एंड इसमें हमें स्टॉप लॉस अनिल जी नीचे में प्लेस करना है 103 पर। एंड ऊपर में जो फर्स्ट टारगेट इसका बनकर आ रहा है दैट वुड बी 204। सेकंड टारगेट जो इसका बनेगा वो है 226, 204, 226। ये दो टारगेट्स के लिए 14,750 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है। अनिल जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी में अब नीचे की तरफ 14,700, 750 की जो रेंज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है शॉर्ट टर्म में। जब तक वो रेंज के ऊपर निफ्टी है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, इनफैक्ट रेदर मैं कहूंगा, तब तक निफ्टी में हम मान सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में हमें 14,900 तक के लेवल्स देखने मिले। बट अगर 700 के नीचे बंद हुआ तो हम मान सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्स हुआ। और एज ऑफ नाउ 700 के ऊपर है। सो मैं तेजी कर ही चलना चाहूंगा जब तक ट्रेंड रिवर्स नहीं होता। ओके, तो ये है आपके लिए राय। निफ्टी पर 14,750 का इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीदे 152 रुपए में। परसों है ना, परसों की एक्सपायरी का 103 का स्टॉप लॉस, 204, 226 के टारगेट के लिए। अगला बिगुल है आपके लिए, नहीं बिगुल नहीं है, बैंक से बेनिफिट। आशीष है तैयार। बताएं आशीष। अनिल जी, दो स्टॉक है बैंड में लगातार बने हुए, सेल और आइडिया, और दोनों की मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट अगर आप देखें तो सेम है, 87% है। 80% से नीचे जब तक नहीं आती दोनों स्टॉक में से कोई भी बाहर नहीं आएगा। तो यानी एग्जिट तो किसी की नहीं हो रही है, लेकिन स्लाइड चांसेस नजर आ रहे हैं नाल्को, क्योंकि यहाँ पर पोजीशंस देखें तो बढ़ती हुई नजर आ रही है। 95% के जो मार्क है इसे क्रॉस कर दिया, फिलहाल 97% है। यहाँ पर क्लोजली देखना होगा कि नाल्को बैंड में आता है कि नहीं, थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा बॉर्डर लाइन पर है, 95% है, संभावना बहुत कम है, लेकिन नाल्को पर नजर रखिएगा। ओके, नेल्को बॉर्डर पर है, आ भी सकता है, अंदर रह भी सकता है। आखिरी मिनटों में अगर किसी ने पोजीशन कम कर दी तो ठीक, और बनी रह गई तो कल बैंड में 95% के ऊपर तो जरूर है नेल्को। ये आपके लिए बैंड से बेनिफिट। बाकी दोनों बने रहेंगे, आइडिया और दूसरा कौन सा था, सेल। ये दोनों अभी बाहर निकलने के मूड में
है नहीं। लेकिन एक स्पेस और है, आशीष आप जाइए मत, आप इस काम में जो बड़ी एक्शन में है और वो है लीकर शेयरों की। गजब की तेजी होती हुई दिख रही है। और सुबह भी मैंने बंसल जी को बोला था, बंसल जी मेरी माने नहीं और उन्होंने यूनाइटेड स्पिरिट्स रिकमेंड नहीं किया, हालांकि उन्होंने जो किया वो भी चल गए। लेकिन अभी भी स्टॉक देखिए डे हाई पर है, जबरदस्त तेजी बनती हुई दिख रही है। क्यों, आशीष बताइए। अनिल जी, कल बाजार बंद होने के बाद दिल्ली सरकार की तरफ से बड़ी घोषणाएं आती हुई दिखी थी। लिकर इंडस्ट्री में अगर आप देखें तो बड़े रिफॉर्म्स की घोषणा की। सबसे पहली बात अगर आप देखें तो जो न्यूनतम एज यानी ड्रिंकिंग की एज है वो 25 से घटाकर 21 कर दी गई है। अब हालांकि इसका मटेरियल इंपैक्ट कितना होगा कंजम्पशन पे, इसका आकलन लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बाकी के अनाउंसमेंट अगर आप देखें तो इंडस्ट्री के लिए काफी बढ़िया नजर आते हैं। सबसे पहले तो दिल्ली सरकार ने कहा कि कोई भी नई दुकानें नहीं खोलेंगे, और वैसे भी अगर आप देखें तो 2016 से लेकर अब तक कोई भी दिल्ली सरकार ने नई दुकान नहीं खोली है। दिल्ली में जो टोटल लिकर शॉप्स है इसमें से 60% जो है सरकार के कंट्रोल के अंतर्गत आते हैं। तो अब दिल्ली सरकार का फैसला है कि इसे डी कंट्रोल किया जाएगा। जो प्राइवेट शॉप्स हैं अब जो कंट्रोल है उन्हें प्राइवेट प्लेयर्स को दिया जाएगा, जिसके चलते देखिए बाजार कहीं ना कहीं स्ट्रांगली ये मान रहा है कि जो ब्रांड रिकग्निशन है, ब्रांड अवेलेबिलिटी है वो सुधरती नजर आएगी, जिसके चलते आप देख भी रहे हैं कि जितने भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स के, देखिए रेडिको खैतान, जीएम ब्रीवरीज, ऐसे जो स्टॉक्स हैं यहाँ पर एक बढ़िया इसके चलते तेजी देखने को मिल रही है। और इसका फायदा जो है सरकार को भी होगा, कंपनियों को भी है। सरकार मान रही है कि जो लिकर की ग्रोथ है बिक्री में, इसमें करीब 20% का इजाफा देखने को मिलेगा। देखिए वैसे भी अगर आप देखें तो जो ड्रिंकिंग एज है मिनिमम वो दिल्ली में काफी ज्यादा थी, क्योंकि सिर्फ दिल्ली एक ऐसा राज्य या शहर के लीजिए जहां पर 25 की उम्र थी। बाकी मुंबई में भी अगर आप देखें तो बियर और वाइन के लिए करीब 21 है। जो उत्तर प्रदेश है वहां पर 21 की है मिनिमम एज, बेंगलुरु में 21 की है, केरल में 23 की है। तो वहां पर जो लिमिट थी वो ज्यादा थी, अब कहीं ना कहीं उसे कम कर दिया गया है, तो एक कंज्यूमर सेंट्रिक बेनिफिट भी देखने को मिलेगा। ओके, तो यह है लीकर शेयरों में जबरदस्त एक्शन आता हुआ। क्वांटिटी और नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाएंगे बंसल जी? नहीं अनिल जी, बिल्कुल अनिल जी बढ़ाएंगे, सब कुछ करेंगे अनिल जी। एक पॉजिटिव न्यूज है अनिल जी, और मेरे को तो रिग्रेट है, मैंने सुबह भी बोला था बहुत लेट आई अनिल जी न्यूज है। हाँ वो तो बात सही है, आनी चाहिए थी। वो तो हमारी हार्दिक सहानुभूति आपके साथ है। बट अनिल जी देखिए, जी अनिल जी समय समय की बात है, बट अनिल जी समय समय की बात है। अभी दूसरी एक पॉजिटिव न्यूज तो आई गई है 45 प्लस वालों के लिए वैक्सीनेशन, तो एक ये भी एक पॉजिटिव न्यूज तो आ गई है। तो अब मैं इस पॉजिटिव न्यूज पे नजर रख रहा हूँ। तो आपकी तैयारी है वैक्सीन लगवाने की? 45 प्लस है आप बंसल जी? हाँ बिल्कुल अनिल जी 45 प्लस है, कोई हेरफेर नहीं है। तो अब 1 अप्रैल के बाद वैक्सीनेशन करेंगे। बड़ी बढ़िया है, आप वैक्सीन लगवाएं। लेकिन हाँ, इससे याद आया जो बात चल रही, तो हाँ आपकी जो सुबह शिकायत थी कि मैंने अभी तक आपको बताया नहीं कि मस्ती की पाठशाला का टॉपिक क्या है, तो मस्ती की पाठशाला का टॉपिक अभी आपके सामने रख देता हूँ। बात करते करते याद आया, तो आइए इस बार मस्ती की पाठशाला में होली हम मनाने जा रहे हैं हमारे सभी एक्सपर्ट्स के साथ। अब होली में 2 चीज़ें हैं। अब आपको होली में 2 सवालों के जवाब देना है। पहला तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि आपके साथ कोई कैसे होली खेले, मतलब जो भी, सपोज जैसे मैं चाहता हूं कि मेरे साथ बंसल जी खेले, या मैं चाहता हूं दीप खेले, या मेरे साथ अमिताभ बच्चन खेले, या मोदी जी खेले, जो आपकी मर्जी हो। जो भी आप चाहते हो कि भाई ये आदमी, या अगर बंसल जी को लगे कि कोई बढ़िया एक्ट्रेसेस, कोई और भी, मतलब कोई भी आपकी जो मर्जी हो वो आपके साथ होली खेले, वो किस तरीके से खेले। देखो सुमित जी का चेहरा देखो, बाकी सबको छोड़ दो, खाली सुमित जी के चेहरे में ऐसे मुस्कान आ रही है जैसे मतलब जिसके बारे में ये सोचे उनके साथ खेल ही रहे हो, वैसे वाले एक्सप्रेशन आ रहे हैं। गजब। देखो इसी में खुश हो गए सुमित जी सोच कर। तो चलिए, कोई आपके साथ होली कैसे खेले, आपका मतलब जो पसंदीदा हो, और वो आपके साथ कैसे खेले ये आपको बताना है। पहला जवाब तो ये है, पहला सवाल तो ये जी सर। इसका दूसरा पार्ट ये भी है, ये तो आपको अपने लिए सोचना है, तो आप नेचुरली आप अच्छा ही सोचोगे। आप ये सोचोगे कि भाई मोदी जी आके मुझे रंग लगाए या समथिंग लाइक दैट, ऐसा तो अच्छा ही सोचोगे। लेकिन होली इतना साफ सुथरा ऐसा त्योहार भी नहीं कि आप सबके बारे में अच्छे ही सोचो। करेक्ट। जितना खराब आप इस त्योहार में दूसरों के बारे में सोच सकते हो और किसी के बारे में सोच नहीं सकते। करेक्ट, ये बात भी फैक्ट है। तो दूसरा पार्ट जो है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और वो पार्ट नोट करिए कि हमारा कोई दूसरा एक्सपर्ट जो भी हमारे ग्रुप में, वो एक्सपर्ट होना चाहिए। इसके साथ आप किसी और को होली खिलाओ। वो कैसे खेले, जैसे समझिए कि बंसल जी को बदला लेना आशु जी से,
मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, हो सकता है सही में भी हो जाए कि अगर आपको आशु जी से बदलने का, आशु जी के साथ कोई और आके कैसे होली खेले वो आपको बताना है। तो एक तरफ आपको अपने साथ कोई एक होली कैसे खेले वो बताना है ताकि आपकी दिल की इच्छा पूरी हो जाए, और दूसरा आपको किसी और से बदला लेना है और फिर बोल देना लास्ट में बुरा न मानो होली है। कैसा लगा आइडिया है? बढ़िया आइडिया सुमित जी, ठीक है आइडिया? बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, बहुत बढ़िया आइडिया है, मैंने सोच लिया अनिल जी। रेडी भी हो गए, सोच भी लिया जी। बंसल जी बोलिए। अनिल जी, जो दूसरा पार्ट है उसमें जो आपने बोला ना कि एक एक्सपर्ट को दूसरे एक्सपर्ट से जैसे बदला लेना है, हाँ। तो अनिल जी अगर आशु जी से बदला लेना है तो बदला लेने वाला दूसरा भी जो प्लेयर है वो भी एक्सपर्ट होना चाहिए कि उसको बाहर से ला सकते हैं? ना क्योंकि मेरे को लगता है कोई जरूरी नहीं। आप तो मदद करेगा नहीं, बाहर से आप तो ये रखो कि आशु जी को खली होली खिलाए। आप समझ गए? फॉर एग्जाम्पल आप तो ऐसा सोचो, जरूरी नहीं कि एक्सपर्ट ही होना चाहिए, कोई भी रहने दो, बाहर कोई भी हो सकता है, आपको भी कोई भी होली खिला सकता है बाहर वाला, साथ में जो एक्सपर्ट है उसको भी कोई भी खिला सकता है। बस फर्क ये है कि एक तरफ आपको अपने बारे में सोचना है, दूसरी तरफ एक्सपर्ट के बारे में सोचना है। जी कुणाल जी कुछ कह रहे हैं। जी कुणाल जी। अनिल जी, मेरा भी यही जिज्ञासा थी अनिल जी कि क्या बाहर के लोग भी ला सकते हैं, केवल एक्सपर्ट होने चाहिए? लो, आशु जी का मैसेज ही आ गया, सिर्फ 5-6 लोग तो मेरे साथ ही खेलेंगे। आशु जी को भी पता है, लोग उनको रगड़ने के लिए तैयार बैठे हैं होली के रंग में। तो चलिए, बढ़िया मजा आएगा, बेहतरीन होली होगी और इसकी तैयारी कर लीजिए। इन सवाल के जवाब आप मन में सोच लीजिए, आपके साथ कोई कैसे होली खेले और किसी और एक्सपर्ट के साथ कोई कैसे होली खेले, इन दोनों सवालों के जवाब आपको तैयार कर लेने। शुक्रवार 3:30 बजे मस्ती की पाठशाला। मज़ेदार सेशन रहेगा सर, तो नज़र रखेंगे। मस्ती की पाठशाला का इंतजार है और आपके लिए टॉपिक भी अनिल जी देते हुए, और बाजार भी बढ़िया चाल अपनी मेंटेन कर रहा है, सीमेंट स्टॉक्स में अच्छा एक्शन आते हुए दिखा। चलिए सर, फिर आखिरी 10 मिनट बाकी हैं, आपकी फाइनल स्ट्रैटेजी भी ले लेते हैं आज की। सर, भारतीय बाजार तो अपनी चाल मेंटेन कर रहे हैं, 14,800 पर निफ्टी है, पर ग्लोबल क्यूज कमजोर जरूर हैं। 140 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स दिख रहे हैं, नैस्डैक फ्यूचर्स पर थोड़ी सुस्ती आई है। हालांकि अमेरिकी बॉन्ड यील्ड से आज कोई चिंता का विषय नहीं है, 2 दिनों से कूल ऑफ ही हुई है, 1.65 1.66, अभी तो 65 के भी नीचे जाती हुई दिख रही है, 1.64। तो एक तरह से तो बॉन्ड यील्ड से कंफर्ट ही आ रहा है, पर फिर भी सुस्ती है अमेरिकी फ्यूचर्स में। यूरोप में भी सुस्ती है, आधे % तक की गिरावट है। कच्चे तेल में आज बड़ा ब्रेकडाउन आया सर, ये एक पॉइंट रह गया। 3% नीचे आज WTI गया है, $60 के नीचे फिर से, और $63 के नीचे ब्रेंट। तो कच्चे तेल में थोड़ा ब्रेकडाउन आ रहा है, बाकी क्यूज थोड़े सुस्त ही दिख रहे हैं। ठीक है दीप, ऐसा कोई खास समस्या नहीं है, लेकिन हाँ, ग्लोबल संकेत मजबूत होते तो कल के लिए कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ता था। हमारी स्क्रीन तो मजबूत है, स्पेशली बैंक निफ्टी पर अच्छी मजबूती के साथ 34,150 34,225 की रेंज में हम क्लोज होने जा रहे हैं। निफ्टी भी 14,800 के आसपास बंद हो रहा है, तो क्लोजिंग ठीक मिल रही है। लॉन्ग पोजीशन रख सकते हैं। ग्लोबल मार्केट चूंकि कमजोर है तो आपको आउट ऑफ द मनी का पुट ऑप्शन लेना है। 14,500 के पुट से आप हेज कर लें, जो आपकी कम प्रीमियम में मिलेगा। और वो कम प्रीमियम वाला इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि 100-150 पॉइंट तक तो ठीक है, आपको इतनी रिस्क ओवरनाइट लेके चलनी है। कभी अचानक से कोई ज़्यादा हो जाए और एक्सपायरी का एक दिन पहले का ही है तो प्रीमियम जल्दी से गलेगी, तो 14,500 का पुट लेकर जाएं, 33,500 का पुट लेकर जाएं, ताकि अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन के सामने आपको हेजिंग हो, और बाकी अपनी तेजी की पोजीशन को होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं। तेजी की पोजीशन होल्ड करना चाहिए, कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। और फ्रेश ना बनाए, अगर है पहले से तो होल्ड करें। फ्रेश के लिए हम कल देखेंगे, क्योंकि ऊपरी स्तर से देखिए 70-80 पॉइंट निफ्टी नीचे भी आया है, बैंक निफ्टी भी 150-200 पॉइंट नीचे आया है, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ भी गई है ये ग्लोबल संकेतों के चलते। तो फिर देखते हैं कल जो भी होगा। ठीक है सर, तो ग्लोबल संकेत साथ नहीं दे रहे हैं, अदरवाइज बाजार का एक्शन और थोड़ा मूड माहौल और अच्छा रहता क्लोजिंग की तरफ जाते हुए। लिकर स्टॉक्स की हम बात कर रहे थे, यूनाइटेड ब्रूरीज में अभी जब हम बात कर रहे थे तो एक मूव आते हुए दिखा है। एक बार जरा इस पर भी राय ले लेते हैं। यूनाइटेड ब्रूरीज जिस तरह से अभी थोड़ा आपको मूवमेंट में आते हुए दिखाई ये काउंटर, और मेरे को याद है इस पर बात भी हो रही थी, सिर्फ कल ही हम इस पर कॉल देकर गए हैं। चार्ट कॉर्नर पिक भी आया था। कुणाल जी, यूनाइटेड ब्रूरीज कल के लेवल्स के आसपास ही है, अभी एक फ्रेश मूव आई है, बताएं क्या करना चाहिए सर? देखिए दीपांशु, आज सवेरे ही मैंने राकेश जी ने इस पे खरीदारी की राय दी है। हमारी पहली कॉल आज की यूबीएल थी, बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिखा था और डबल बॉटम पैटर्न का जिक्र किया था। तो बिल्कुल जैसा होना चाहिए वैसी तेजी दिख रही है, और बिल्कुल ये स्टॉक 1,300 रुपए 1,325 की ओर बढ़ रहा है। तो जिनके पास भी पोजीशन है बिल्कुल होल्ड करके चलें और ऊपर के लेवल्स इसमें देखने को मिले।
और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे, होल्ड करके चलते हैं जय के पास उनके जैकपॉट कॉल के लिए। बताया जय। दीपांशु, मुझे मनप्पुरम फाइनेंस का 157.50 का कॉल ऑप्शन खरीदने की मेरी सलाह है, जो ₹2.40 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक में जो हिसाब से एक फॉलिंग वेज पैटर्न फॉर्म हुई है डेली चार्ट्स पर, यहां से एक शार्प हमें बाउंस बैक 165 से लेके 170 तक के लेवल तक हमें देखने मिल सकता है। एंड ये कॉल ऑप्शन का जो भाव है लगभग 7.5 से लेके 10 हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू काफी बढ़िया है। आप नीचे में स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हो 90 पैसे पे, 2.4 पे खरीदना है, 7.5 एंड 10 ये दो टारगेट्स हमें देखने मिल सकते हैं। जैसे रिस्क रिवॉर्ड हमने एक बार मैरिको में कहा था, वैसे ही मेरे को रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मनप्पुरम में लग रहा है। एंड शॉर्ट कवरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। ओके, तो शॉर्ट कवरिंग मनप्पुरम में आ सकती है। 157.5 का कॉल आपको खरीदना है, जय की तरफ से ये राय आ रही है और आपको अच्छी गेंस ये कॉल दिखा सकती है थोड़े दिनों में। नजर रखते हैं वहां पर मनप्पुरम, यहाँ पर जय की तरफ से राय आती हुई। थोड़ा बाजार क्लोजिंग के समय हल्के होते हुए दिख रहे हैं, हल्की सी मुनाफा वसूली इन्फोसिस में, अल्ट्राटेक में आती हुई दिख रही है। टाटा पार आज थोड़ी कमजोरी दिखा रहा है, टेक महिंद्रा पर भी हल्का सा दबाव है, थोड़ा सा रोटेशन हो रहा है, कोई ऐसी बड़ी गिरावट के साथ बाजार बंद नहीं हो रहे हैं, बट हल्की सी गिरावट के साथ ही आप क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। हिंडाल्को, जरा इस पर एक बार राय ले ली जाए सुमित जी से। हिंडाल्को टॉप लूजर है वायदा कारोबार का सुमित जी, 332 के लेवल्स पर क्या राय है? दीपांशु, थोड़ा सा दबाव तो देखने को मिला है आज हिंडाल्को के अंदर, और कल का लो भी अभी क्लोजिंग सेशन में ब्रेक हो रहा, लास्ट के 15-20 मिनट में अभी ब्रेक होता हुआ भी देखने को मिल रहा है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है शायद थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर मजबूत है। तो कोई भी दबाव अगर 328-325 तक अगर देखने को मिलता है तो लोअर लेवल्स पे हिंडाल्को में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का नीचे में जो सपोर्ट है 320-321 के आसपास है, तो मेरे ख्याल से डिप्स में खरीदारी करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा हिंडाल्को के अंदर। ओके, डिप्स में खरीदारी करें तो बेटर रहेगा। डिवीज लैब, वागले साहब जरा इस पर राय दें। 3500 के लेवल पर काफी देर से ये होल्ड कर रहा है, 2.5% की तेजी रही है, क्या यहाँ पर कोई बीटीएसटी की अपॉर्चुनिटी दिखती है? दीपांशु, ये काफी शार्प बाउंस बैक हुआ है 3100 के लेवल से। बीटीएसटी से ज्यादा मैं पोजिशनल व्यू लूंगा, मेरा 3600 का व्यू है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा लंबा लेना होगा, 3400 का स्टॉप लॉस, 3600 का टारगेट। टाइम फ्रेम 2 से 3 दिन। ओके, तो डिवीज लैब पर रखिए नजर, 2 से 3 दिनों में आपको और बढ़िया गेंस यहां से ये काउंटर दिखा देगा। आईडीबीआई बैंक, आज सुबह हमने मैनेजमेंट से बात करी थी, पीसीए से बाहर आ गया है बैंक, और देखिए अभी एक स्पाइक, बड़ा स्पाइक आईडीबीआई बैंक पर आते हुए दिखा है। 7% का उछाल 40 के लेवल क्रॉस कर रहा है, अभी एक्शन आया है। जरा इस पर राय दें कुणाल जी, आईडीबीआई बैंक 40 पर जो अभी स्पाइक आया है, क्या करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल होल्ड करके चलना चाहिए दीपांशु। कप विद हैंडल पैटर्न बना हुआ है डेली चार्ट्स पर, और उसके बाद आज ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, और मुझे लगता है कि 44 तक तो बिना किसी रेजिस्टेंस के स्टॉक जा सकता है। 44 इसके लिए सबसे बड़ा जो है कसौटी होगी। 44 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकल गया तो फिर इसमें 52 तक का भी एक बड़ा मूव बन सकता है। स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, मुझे लगता है कि बाय करके चलना है। बिल्कुल बाय करके जाएं। आईडीबीआई बैंक, आज सुबह मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़े थे न्यूज पर व्यूज में। स्टर्लिंग एंड विल्सन, सचिन जी की पिक 20% का सर्किट लगते हुए क्लोजिंग पर नजर रखिए। हॉस्पिटल स्टॉक्स, माफ कीजिएगा, यहां पर एक्शन बना है। अपोलो हॉस्पिटल्स में हम देख रहे थे, फोर्टिस जहां पर ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट में मामले में सुनवाई चल रही है, और नारायण हृदयालय यहां पर भी एक स्पाइक आते हुए दिखा है। तो जावड़ेकर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपने देखा है हॉस्पिटल स्टॉक्स पर थोड़ा एक्शन बना है। पर आइए फिर एक रिकैप ले लेते हैं आज के ट्रेडिंग एक्शन का। अच्छा दिन रहा बाजार के लिए, काफी उतार चढ़ाव वाला दिन रहा, पर एंड में आप देख रहे हैं कि अच्छी क्लोजिंग की तरफ मूव करते हुए दिख रहे हैं। सीमेंट स्टॉक्स पर बढ़िया बाउंस बैक, श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक आपके 2 टॉप गेनर्स निफ्टी के। डिवीज लैब 2.5% का उछाल यहाँ पर। इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस, एसबीआई, जो बैंक्स में एक बढ़िया रिबाउंड आया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, फिर थोड़ी मुनाफा वसूली और उसके बाद जो फ्रेश खरीदारी आई वो काफी शानदार होती हुई दिखी। साथ ही ऑटो स्टॉक्स में रिबाउंड, टाटा मोटर्स, मारुति, आइशर, यहाँ पर अच्छा तेजी का एक्शन। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आज पार्टिसिपेट किया, लगभग 1% का उछाल वहां पर, और टाइटन यहां पर भी 2% की तेजी बनती हुई दिखी आपको। गिरावट कहां पर रही? हिंडाल्को, यहां पर वीकनेस थी। आईटीसी थोड़ी मुनाफा वसूली, गेल, एमएनएम, एनटीपीसी, हीरो मोटो, एचडीएफसी लिमिटेड, एशियन पेंट्स, एचयूएल, कोटक बैंक
और बजाज फाइनेंस, साथ ही टाटा स्टील और इन्फोसिस मामूली सी गिरावट के साथ ये काउंटर्स क्लोज होते हुए आपको दिखे हैं। वायदा कारोबार के एक्शन की बात करें, 7% का उछाल आपको अदानी एंटरप्राइजेस पर आते हुए दिखाए। बंधन बैंक, इंटरग्लोब एविएशन, पेज इंडस्ट्रीज, एमजीएल, दीपक नाइट्राइट, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, अंबुजा सीमेंट, एनएमडीसी, फाइजर, कैनरा बैंक, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, अच्छी तेजी इन सभी काउंटर्स पर बनती हुई दिखी आज के सेशन में। पार्टिसिपेशन रहा बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से भी एक्शन देखा। यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रूरीज दोनों लिकर स्टॉक एक्शन में रहे। अलेम्बिक फार्मा पर अच्छा एक्शन था, अलेम्बिक लिमिटेड पर भी आपने पॉजिटिव एक्शन बनते हुए देखा। मदरसन सुमी एंड में अच्छा रिबाउंड, बर्जर पेंट्स ये स्टॉक भी पॉजिटिव रहा और ट्रेंड इधर भी आपको पॉजिटिव मूवमेंट दिखा। पिडलाइट एक और स्टॉक जहां पर 1800 के ऊपर आपने इस काउंटर को आज जाते हुए देखा। पर ओएनजीसी, पावर ग्रिड यहां पर मुनाफा वसूली, कोफोर्ज यहां पर थोड़ा रोटेशन, टोरेंट पावर आज दबाव में आते हुए दिखा। सेल बैन में है 1.5% नीचे। आईटीसी, जीएसपीएल, एलएनटी टेक और एलएनटी इन्फोटेक दोनों में ही गिरावट। इंडस टावर्स, एल्केम लैबोरेटरीज और जेएसडब्ल्यू स्टील कुछ लूजर्स रहे आज के ट्रेडिंग सेशन में। पर अनिल जी, ऑल इन ऑल प्रोविजनल क्लोजिंग 14,800 के ऊपर ही आने की तैयारी में दिख रही है सर, और 600 पॉइंट की तेजी 34,200 के ऊपर निफ्टी बैंक। तो जो आपने जो अहम लेवल्स कहे थे कि क्लोजिंग आनी चाहिए वो आ रहे हैं सर। एग्जैक्टली वहीं पर आती हुई दिख रही है, तो बढ़िया क्लोजिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोजिंग के लिहाज से कंफर्ट है। अगर डाउ फ्यूचर्स थोड़े मजबूत होते तो और अच्छी बात है, लेकिन उसके बावजूद बड़े दिनों बाद हम ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी को नजरअंदाज करके मजबूती के साथ बढ़ रहे हैं। ये मेरे ख्याल से पिछले 2 हफ्तों में पहली बार हुआ है। तो ये ताकत दिखा रहा है कि बाजार में खरीदारी को लेकर कॉन्फिडेंस है। दिन के हाई पॉइंट की तरफ तो नहीं, लेकिन हाँ अच्छी मजबूती के साथ अहम लेवल के ऊपर बंद होने की तैयारी तो में। बॉटम की 1 साल की एनिवर्सरी ठीक से निकल गई। एनिवर्सरी ठीक से निकल गई, बिल्कुल बात है। तो चलिए, तो ये है आपके लिए फाइनली घंटे की मधुर आवाज़। 14,809 पर बंद होती हुई निफ्टी, 34,221 पर बैंक निफ्टी। थोड़ी सी एवरेज क्लोजिंग हल्की सी नीचे आने की संभावना है, लेकिन सेंसेक्स 50,000 के आंकड़े के बेहद करीब बंद होता हुआ दिख रहा है। आइए बाजार होने के बाद, बंद होने के बाद के एक्शन को आपके सामने रख दें। पहला आपके लिए शाम 5 बजे का शो, और वो है आपकी खबर आपका फायदा। और यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग शो आज हम करने जा रहे हैं। देश के लाखों ग्राहकों की गाढ़ी कमाई खतरे में है। अगर सावधानी नहीं बरती तो ये सभी ऑनलाइन बैंकिंग के फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर साहब ने संसद में आज कहा है। ठाकुर साहब ने संसद में ये कहा कि 13 लाख लोगों के डेबिट और क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डार्क नेट फोरम, जी हाँ नाम ध्यान से नोट कीजिए, डार्क नेट फोरम, ये सरकारी आंकड़े हैं जो बता रहे हैं कि 13 लाख लोगों के ऐसे आंकड़े वहाँ अवेलेबल है। और एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि 13 लाख नहीं, करोड़ों लोगों के क्रेडिट और डेबिट कार्ड के डिटेल्स डार्क नेट पर अवेलेबल है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये डार्क नेट है क्या, और यहाँ पर जानकारी पहुँचना कितना बड़ा खतरा है, और अगर किसी के साथ फ्रॉड हो जाए तो सबसे पहले आपको क्या कदम उठाने चाहिए, और फ्रॉड होने पर ग्राहक को मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा तो कैसे, इसी पर हम करेंगे खास चर्चा। डार्क वेब, इंटरनेट का अंडरवर्ल्ड। शाम 5 बजे 3 खास मेहमान हमारे साथ होंगे। डॉक्टर प्रशांत माली, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, अभिक दत्ता, को फाउंडर हैंसन ग्रुप, आशुतोष श्रीवास्तव, साइबर लॉ एक्सपर्ट। तो शाम 5 बजे जरूर देखिएगा ये हमारा खास शो, डार्क वेब, इंटरनेट का अंडरवर्ल्ड। आइए उसके बाद है हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े हुए कुछ जरूरी बदलाव, इन पर करेंगे बातचीत। जैसे कि आरोग्य संजीवनी स्टैंडर्ड हेल्थ पॉलिसी का कवरेज 5 लाख से बढ़ाकर दुगुना, अब 10 लाख। इसका कंपनियों पर क्या असर होगा और ग्राहकों को कैसे फायदा होगा, ये आज समझेंगे। इसके अलावा कोविड वैक्सीन आने के बाद किसी साइड इफेक्ट से अगर कोई बीमारी हो जाती है कोविड की वजह से, तो क्या उसका इलाज आपकी पॉलिसी में शामिल है, और ऐसे ही कुछ और जरूरी आपके इंश्योरेंस से काम की जुड़ी हुई बात हम करेंगे शाम 6:26 पर मनी गुरु में। जरूर देखिएगा। आरोग्य संजीवनी का बड़ा दायरा होगा फायदा। मैग्मा एचडीआई इंश्योरेंस के चीफ रिस्क ऑफिसर अमित भंडारी और मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस के अंडरराइटिंग एंड क्लेम डायरेक्टर डॉक्टर भावातोष मिश्रा, ये दोनों हमारे साथ जुड़ेंगे आज शाम। और रात 8 बजे से 9 बजे के बीच में पावर पैक न्यूज़ बुलेटिन इंडिया 360। और आज के कुछ खास मुद्दे, एक तो महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ा हुआ, कैसे देवेंद्र फडणवीस की फांस में फंसती जा रही है महाराष्ट्र सरकार, असम में बीजेपी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में क्या वादे किए वो, इसके अलावा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी के पानी पर क्या किस तरह की बातचीत और संधि होने जा रही है, ये भी एक मुद्दा है। और भारत में कोरोना की बढ़ रही अब संख्याओं से कितना डरना जरूरी है, इसके अलावा भी ढेर सारी और डेली डेवलपिंग स्टोरीज आपके लिए होगी इंडिया 360 डिग्री में, मिस मत कीजिएगा आज के लिए। और इसके अलावा शुक्रवार का तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, एक बार फिर से आपकी जानकारी के लिए रख दूँ,
मस्ती की पाठशाला शुक्रवार को दोपहर 3:30 बजे, और इसमें 2 बड़े मुद्दे हैं। हमारे सारे एक्सपर्ट्स ये बताएंगे उनके साथ कौन होली खेले और किस तरह से खेले, जो उनकी चॉइस है, जो उनकी ख्वाहिश है, जो उनकी इच्छा है, जो मनोकामना पूर्ण हो ना हो, हम उन्हें मौका जरूर देंगे उनकी बात रखने का। और दूसरी बात यह कि वो किसी और एक्सपर्ट के साथ किसी और को होली खिलवाएं। वो कौन एक्सपर्ट होगा जो चाहते हैं, जिसके लिए वो ये सोचना चाहते हैं, और उस एक्सपर्ट के साथ कौन किस तरह से होली खेले, ये भी वो बताएंगे। तो मस्ती की पाठशाला में दोनों ही तरफ अपने साथ की होली और दूसरों के साथ की होली, ये आपके मन में जो भी विचार हैं उनको तैयार कर लीजिए। 3:30 बजे पूरी तरह से ज़बरदस्त मस्ती का माहौल बनेगा इस वीकेंड पर। लंबे समय बाद मस्ती की पाठशाला होली के इस विशेष अवसर पर आपके लिए फिर से आ रही है, और इसके लिए तैयारी, और सबसे ज़्यादा तैयार मुझे तो सुमित जी लग रहे हैं। वैसे सुमित जी, आप जो बोल रहे थे कि आपने तो सोच लिया कि क्या पूछना है, लेकिन मैं आपको दावे से लिख कह सकता हूँ, यकीन मानिए अब से लेकर शुक्रवार तक आपके विचार पक्के बदल जाएंगे। जो आपने पहली बार सोचा था, अब आप सोचेंगे इससे भी ज़्यादा बढ़िया क्या हो सकता है, इससे भी ज़्यादा क्या बढ़िया हो सकता है। और ये बताइएगा मुझे जरूर कि जब आप शुक्रवार को जो सवाल पूछे वो वही था जो पहली बार मन में आया है, बदला है। बताऊंगा अनिल जी, पक्का बताऊंगा। हाँ, तो चलिए सोचते रहिए, भांपते रहिए और सोचिएगा क्या कुछ इसके बढ़िया इंटरेस्टिंग जवाब हो सकते हैं। फिलहाल आप सभी से विदा लेने का वक्त है। चोपड़ा साहब, जय ठक्कर, नितिन जी, कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब और सुमित जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। मुलाकात होगी आपसे कल फिर सुबह 8 बजे, और तब तक के लिए आप सबसे देंगे इजाज़त। मुझे और दीप को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।